टेबल पर रखे क्रेडिट्स को देखकर वू यी का चेहरा कभी हरा तो कभी लाल हो रहा था। उसका चेहरा इतना उदास था मानो उसे देखकर पानी निचोड़ा जा सकता हो। ये कैसे संभव हुआ? 20,000 क्रेडिट के मासिक वेतन की विश्वसनीयता को नजरअंदाज करते हुए यूं ही लापरवाही से 20,000 क्रेडिट खर्च कर पाना सामान्य बात नहीं थी। वू यी ने पहले भी कई धनवान उद्योगपतियों को देखा था और उसकी नज़र कभी धोखा नहीं खाई थी। शी फैंग ने जो कपड़े पहने थे उनकी कीमत 300 क्रेडिट भी नहीं थी, तो उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? और जब उसने पैसे निकाले तो वह बहुत ही सरल था। उसने तो लापरवाही से उन्हें मेज पर फेंक दिया। ये हरकतें किसी आम इंसान की आदत नहीं थीं और ये बनावटी तो नामुमकिन ही थीं। केवल वही उद्योगपति जो क्रेडिट की परवाह नहीं करते इतनी सहजता और आराम से ये काम कर सकते हैं। वो यी को यह नहीं पता था कि शी फैंग कभी शैडो गिल्ड का लीडर था। पैसा यूं ही लुटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कुछ मास्टर लेवल लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को अपने साथ मिलाने के लिए करोड़ों क्रेडिट खर्च किए थे। उस दौरान उसने टेबल पर क्रेडिट के ढेरों बंडल फेंके थे जिससे वे लाइफस्टाइल खिलाड़ी तुरंत उसकी पूजा करने लगे थे। सिर्फ 20,000 क्रेडिट लुटाना भी उसके लिए कोई वार्म अप नहीं था। ये रकम तो कुछ भी नहीं है। अगर आप शैडो के उच्च पदों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं तो 50,000 से 60,000 क्रेडिट का मासिक वेतन तो मामूली बात है। इसके अलावा हमें यंग मास्टर लैंड का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त धन है। साथ ही हमारे स्कूल के होनहार छात्र भी शैडो में शामिल हो चुके हैं। विश्वविद्यालय की हाल ही में हुई फाइटिंग प्रतियोगिता में प्रथम, तृतीय, छठे और 9वें स्थान पर रहे सभी छात्र शैडो में शामिल हो चुके हैं। ये लोग असली विशेषज्ञ हैं और आसानी से गॉड्स डोमेन में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपके वर्कशॉप में किस तरह के असली विशेषज्ञ हैं? वो यी ने शांत होने का नाटक करते हुए ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह मेज पर पड़े 20,000 क्रेडिट पर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाया। शैडो के आधिकारिक सदस्य का मूल वेतन मात्र 3,000 से 5,000 क्रेडिट था। हालांकि यह कई विश्वविद्यालय के नए स्नातकों के वेतन से थोड़ा बेहतर था, फिर भी इसकी एक सीमा थी। इतनी रकम किसी को लापरवाही से काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वो ये जीरो विन के मामले हम खुद ही सुलझा लेंगे। हमारी समस्याओं पर टिप्पणी करना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम्हारा बॉस हमारी वर्कशॉप पर कब्जा करना चाहता है तो पहले 100,000 या उससे ज्यादा मासिक वेतन की पेशकश करो, मुझे शैडो का उपनेता बना दो और भाई फैन को गिल्ड लीडर, वरना कृपया वापस चले जाओ। वो यी की बात सुनकर ब्लैकी बेहद चिढ़ गया। वह अचानक खड़ा हो गया और छात्रावास के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए वो यी को तिरस्कार भरी मुस्कान से देखा। ब्लैकी का व्यवहार बेहद घमंडी और बेलगाम था। उसे शैडो के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। क्या इतने सारे सदस्य होना वाकई अद्भुत था? क्या किसी लड़ाई प्रतियोगिता में माहिर होने का मतलब ये था कि वे ईश्वर के क्षेत्र में भी अच्छा खेल सकते थे? अगर किसी में क्षमता हो तो वह उन उच्च कोटि के संघों से संबंध बना सकता है। देखते हैं कि वे ध्यान देते हैं या नहीं। ब्लैकी, तुम्हें भविष्य में इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। शैडो का भाग्य जिन हाई शहर में एक दिग्गज बनने का है। जब वह समय आएगा तो शैडो से जुड़ने के बारे में सोचना भी मत। वो यी ने इतना कहकर प्रस्थान किया। वह भाई झांग और युवा मास्टर लैन को यहाँ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उन्हें अज्ञानी शी फैंग और ब्लैकी का ख्याल रखने के लिए कह रहा था। आपकी चिंताओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ भी करने के बाद पछतावे की दवा कभी नहीं खाता। हालांकि शैडो अद्भुत है, दुर्भाग्य से वह मेरी नज़रों में जगह बनाने के लिए काफी नहीं है। ब्लैकी ने जोर से कहा और लगभग पूरी इमारत में मौजूद हर कोई उसे सुन सकता था। ब्लैकी के सभी सहपाठी दंग रह गए। ब्लैकी इतना शानदार कब बन गया? उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि सबके सामने इतने बड़े बड़े शब्दों में शैडो वर्कशॉप का निमंत्रण ठुकरा दिया, जो पूरे विश्वविद्यालय में मशहूर है? कितने लोगों ने उस नौकरी का सपना देखा होगा जिसे उसने ठुकरा दिया? वो यी के जाने के बाद ब्लैकी ने तुरंत अपनी पिछली वीरता खो दी। वह तुरंत एक कुर्सी पर बैठ गया और मन ही मन इस बात का शोक मनाने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। क्षणिक आवेश में आकर वह गुस्सैल हो गया और शैडो से दुश्मनी मोल ले ली। क्या ये सब जीरो विन के लिए मुसीबत खड़ी करने जैसा नहीं था? दूसरी ओर शी फैंग बेहद भावुक हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, ब्लैकी अपने पिछले और वर्तमान दोनों जन्मों में एक जैसा ही था। शी फैंग के पिछले जन्म में ब्लैकी ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और शी फैंग के साथ आ गया था। अब यह एक सच्चा भाई था। शी फैंग के पिछले जन्म में उसके आसपास के अनगिनत लोग केवल लाभ साझा कर सकते थे, दुख नहीं।
शी फैंग ये भी जानता था कि ब्लैकी इस समय किस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने ताली बजाए और सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के संघर्षों में जीत या हार पलक झपकते ही बदल सकती है। कोई भी हमेशा के लिए विजेता नहीं होता। जब तक हम पर्याप्त मेहनत करते रहेंगे, देर सवेर हम शैडो को जरूर पीछे छोड़ देंगे। जैसे जैसे जीरो विंग वर्कशॉप का विकास होता गया, शैडो के साथ उनका टकराव होना तय था। अगर शैडो उनसे निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, तो वे शैडो की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके पूरे विश्वविद्यालय परिसर में जीरो विंग की प्रसिद्धि फैला सकते थे। इस तरह शी फैन को अपने गिल्ड का प्रचार करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो चलते हैं, बाहर टहलते हैं और रास्ते में एक एडवांस हेलमेट खरीद लेते हैं। हमेशा अपने छात्रावास में रहना तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। शी फैन कमरे से बाहर निकल गया और ब्लैकी को खुद को ठीक करने के लिए छोड़ दिया। ब्लैकी इन दिनों लगातार अपने छात्रावास के कमरे में ही बंद रहता था। वह दिन में भी गॉड्स डोमेन खेलता रहता था, कोई और गतिविधि नहीं करता था। हालांकि थोड़े समय के लिए तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके शरीर को काफी नुकसान होने लगा। भाई फैंग, एक पल रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ब्लैकी ने मेज पर पड़े सारे क्रेडिट तुरंत समेट लिए, फिर खुद को ठीक किया और शी फैन के साथ छात्रावास से निकल गया। कमरे में सिर्फ उसके हक्का बक्का सहपाठी रह गए। सबने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी। आमतौर पर वे कई बार ब्लैकी का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लैकी अपना असली रूप छुपा रहा है। उसने तो एक बड़े व्यापारी का भी दिल जीत लिया था। ये ठीक नहीं है। मैं ट्रायल गेमिंग हेलमेट के लिए भी आवेदन करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं भगवान के क्षेत्र में एक पेशेवर गेमर बनूंगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब शी फैन छात्रावास से बाहर निकला तो ब्लैकी ने चुपके से 20,000 क्रेडिट शी फैन की जेब में डाल दिए। भाई फैंग, आपने आज मुझे सचमुच चौंका दिया। लेकिन जिस तरह से आपने पैसे उड़ाए, वो तो कमाल ही था। वो ये का चेहरा देखकर ही मुझे बहुत मजा आया। पर अगली बार इन पैसों को संभाल कर रखना, यूं ही मत फेंक देना, ब्लैकी ने जोश में कहा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शी फैंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुड़ी। फिर उसने ब्लैकी को पैसे वापस दे दिए। वह दिखावा नहीं कर रहा था, शुरू से ही उसका इरादा ब्लैकी को पैसे देने का था। वह जानता था कि ब्लैकी के परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इस पैसे से वह उसके परिवार का काफी बोझ कम कर सकेगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा मासिक मूल वेतन 20,000 क्रेडिट होगा। क्या तुम्हें लगा कि मैं वो इसे मजाक कर रहा था? इस पैसे को अग्रिम वेतन के रूप में ले लो। अपने हाथों में मौजूद 20,000 क्रेडिट्स को देखकर ब्लैकी का मुंह चौड़ा हो गया और वह पैसों को खाली निगाहों से घूरने लगा। शुरू में भले ही शी फैन की पिछली बातें सिर्फ एक मजाक थीं, फिर भी वे उसे खुश करने के लिए काफी थीं। हालांकि शी फैन के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया कि शी फैन मजाक नहीं कर रहा था। शी फैन सचमुच उसे 20,000 क्रेडिट का मासिक वेतन देने का इरादा रखता था। इतना ही नहीं, शी फैन उसे वह पैसा देने का इरादा रखता था जो उसके पास इस समय मौजूद था। लेकिन ये सारा पैसा आया कहां से? ब्लैकी को शी फैन की हालत का पूरा अंदाजा था। 20,000 क्रेडिट उधार लेना ही एक मुश्किल काम था। अब तो शी फैंग उससे सारे क्रेडिट दे रहा था। ये तो सरासर पागलपन था। भाई फैंग, अगर आप ये पैसे दे देंगे तो वर्कशॉप का क्या होगा? और ट्रायल गेमिंग हेलमेट की डेडलाइन भी लगभग खत्म होने वाली है। आपको आधिकारिक गेमिंग हेलमेट खरीदना ही पड़ेगा, है ना? क्या ये पैसे उससे खरीदने के लिए काफी नहीं होंगे? वैसे भी मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है। ब्लैकी ने क्रेडिट्स वापस शी फैन को दे दिए। अगर वो कहता कि 20,000 क्रेडिट्स ने उसे आकर्षित नहीं किया तो ये झूठ होता। लेकिन वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने भाई की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शी फैन स्वाभाविक रूप से ब्लैकी की चिंताओं को समझ गया। उसने ब्लैकी के कंधों पर थपथपाया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके बैंक खाते में इस समय 100,000 क्रेडिट से अधिक थे और संभवतः इस दौरान ये बढ़कर 200,000 क्रेडिट से अधिक हो गए होंगे। अगले 10 दिनों में वह और भी अधिक पैसा कमा लेगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेमिंग हेलमेट के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने पहले नहीं कहा है? पैसे से संबंधित मामलों को मुझ पर छोड़ दो। शी फैन को अपने पिछले जीवन की यादें थीं। वह शैडो गिल्ड का लीडर भी था। हर शुरुआत कठिनाइयों से भरी होती है। शुरुआती पूंजी जुटाना बेहद मुश्किल था, लेकिन एक बार मिल जाने पर आगे के काम आसान हो जाते थे। अगर उसे पैसा बनाने का तरीका ही न आता तो वह शैडो को एक साधारण गिल्ड कैसे बना पाता?
भाई फैंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। शी फैंग को इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर ब्लैकी को पहली बार उत्साह या खुशी नहीं हुई, बल्कि वह कांपने लगा। उसे डर था कि शी फैंग ने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया होगा, जैसे किसी अमीर औरत से संबंध बनाकर ये पैसा हासिल किया हो। उधार लेने की तुलना में ये कहीं ज्यादा भयावह स्थिति थी। तुम ये सब बेवजह सोच क्यों रहे हो? जेंटल स्नो के साथ हमारे सहयोग को मत भूलो। ये तो बस उसकी तरफ से दिया गया मुआवजा है। अब हमें गरीब और खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा। हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, तो चिंता मत करो। शी फैंग ने ब्लैकी पर आंखें घुमाई। इस बंदे की सोच कुछ ज्यादा ही एक तरफा थी। शी फैंग ने असली सच्चाई नहीं बताई, वरना उसके लिए समझाना बेहद मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने सारा दोष जेंटल स्नो पर डाल दिया। वैसे भी जेंटल स्नो ही वह महान देवी थी जिसे सब जानते थे। जब ब्लैकी ने शी फैंग की बात सुनी तो उसे अचानक एहसास हुआ। उसने शी फैंग को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। हिम देवी की कृपा पाना हर पुरुष का सपना होता है। भाई फैंग से यही उम्मीद थी। उनके तरीके वाकई लाजवाब थे। एक शानदार ढंग से सजे हुए दफ्तर में घनी भौहों वाला एक हट्टा कट्टा आदमी ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था और उसकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं। दूसरे हाथ में वह रिज्यूमे के एक मोटे बंडल के पन्ने पलट रहा था। धत धत धत, घनी भौहों वाले व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, अंदर आओ। भाई झांग, मैंने वही किया है जो आपने मुझसे करने को कहा था। वो ये ने धीरे से दरवाजा खोला और सावधानी से अंदर प्रवेश किया। फिर वह घबराकर मेज के सामने खड़ा हो गया। हालांकि यह शैडो के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति झांग लुओवेई से उनकी पहली मुलाकात नहीं थी, फिर भी हर बार मिलने पर उन्हें तीव्र दबाव महसूस होता था। इस व्यक्ति से बात करते समय वे हमेशा डरे हुए और चिंतित रहते थे। शैडो वर्कशॉप में लेन हेलोग के अलावा झांग लुओवेई का दबदबा सबसे अधिक था। इतना ही नहीं, झांग लुओवेई जिनहाई विश्वविद्यालय की फाइटिंग प्रतियोगिता के चैंपियन थे। वे जिनहाई शहर की फाइटिंग प्रतियोगिता के प्रबल दावेदारों में से एक थे। यहां तक कि लेन हेलोग भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि विश्वविद्यालय में शैडो की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण झांग लुओवेई की व्यक्तिगत प्रसिद्धि थी। बैठो, मुझे इसके बारे में बताओ। झांग लुओवेई ने रिज्यूमे एक तरफ रख दिए और अपनी उंगली से डेस्क के सामने रखे चमड़े के सोफे की ओर इशारा किया। झांग लुओवेई देखने में भले ही मिलनसार लगता था, लेकिन वो ये जानता था कि उसके बाहरी रूप के पीछे एक भयानक क्रूरता छिपी हुई है। झांग लुओवेई का व्यक्तित्व क्रूर और निर्दयी था। अन्यथा वह झो यूहू और अन्य जैसे युद्ध विशेषज्ञों को भी पराजित नहीं कर पाता। कुछ देर सोचने के बाद वू यी ने अपने शब्दों को थोड़ा संवारते हुए कहा, भाई झांग, बाकी सब तो मान चुके हैं। बस वो ब्लैकी ही है जो कूड़ेदान में पड़े पत्थर की तरह है, बदबूदार और कठोर। वो किसी भी कीमत पर नहीं मान रहा है और उसने जीरो विंग नाम की एक नई वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि शैडो जैसी बेकार वर्कशॉप में काम करना उसके लिए ठीक नहीं है। शामिल होने को तैयार नहीं है ना? वो तो जीरो विंग वर्कशॉप में भी शामिल हो गया है। झांग लुओवेई मुस्कुराते हुए सोच में डूबा हुआ लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झलक रही थी। इस जीरो विंग वर्कशॉप की उत्पत्ति क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? भाई झांग, जीरो विंग वर्कशॉप की स्थापना शि फैंग नाम के चौथे वर्ष के छात्र ने की थी। मैंने सुना है कि इस वर्कशॉप के पास कुछ भी नहीं है। वे तो आज ही अपनी गेमिंग सुविधाएं खरीद रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति काफी अमीर है। उसने ब्लैकी को 20,000 क्रेडिट का मासिक वेतन देने की पेशकश की। उसने तो मुझे भाई झांग को ये संदेश देने के लिए भी कहा कि आप दूसरी वर्कशॉप के सदस्यों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करना बंद करें और अपनी जमीन का ध्यान रखें। वो ये गुस्से में बोलते हुए बोला। ये सुनकर तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये तो बस एक नई वर्कशॉप है, फिर भी शैडो को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। भाई झांग, क्या मैं कुछ आदमियों को भेजकर इनके इस घमंड को शांत कर दूं? शी फैंग, है ना? लगता है मैंने ये नाम पहले सुना है। झांग लुओवेई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और सोचने की कोशिश की कि ये नाम कहाँ सुना है। कुछ देर सोचने के बाद भी उन्हें याद नहीं आया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, इन सब बातों की चिंता मत करो। कुछ दिनों में स्कूल में वार्षिक फेलोशिप पार्टी है। शैडो के लिए ये बहुत बड़ा मौका है तरक्की करने का, इसलिए इन छोटी मोटी वर्कशॉप्स में समय बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है, आप नए भर्ती हुए सदस्यों को संगठित करें और उन्हें जल्दी से लेवल अप करवाएं। व्हाइट रिवर सिटी के गिल्ड 20 सदस्यीय डंजन को सबसे पहले क्लियर करने के सम्मान के लिए बहुत जल्द प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। हमें भी लेवल 5 डंजन को सबसे पहले क्लियर करने का गौरव हासिल करने के लिए लड़ना होगा। जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए भाई झांग।
मैं उन्हें जल्दी ही लेवल 5 तक पहुंचने में मदद करूंगा, वू यी ने सीना थपथपाते हुए आश्वासन दिया। दूसरी ओर शी फैंग ब्लैकी को साथ लेकर 2 उन्नत वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदने गया। हालांकि वर्तमान वर्चुअल रियलिटी तकनीक काफी उन्नत थी, फिर भी आम जनता को ध्यान में रखते हुए साधारण हेलमेट सस्ते दामों पर बनाया गया था। इसकी सिंक्रोनाइजेशन क्षमता केवल 80% थी। हालांकि हेलमेट के उन्नत संस्करण की सिंक्रोनाइजेशन क्षमता 90% तक पहुंच सकती थी, जिससे उपयोगकर्ता की पांचों इंद्रियां कहीं अधिक संवेदनशील हो जाती थीं। भले ही यह अंतर बहुत बड़ा न लगे, लेकिन समान शक्ति वाले दुश्मनों के बीच लड़ाई में यह छोटा सा अंतर ही जीत या हार का निर्णायक कारक साबित हो सकता था। ईश्वर के क्षेत्र में होने वाली लड़ाइयां हमेशा जीवन मरण की लड़ाई होती थीं। इसके अलावा एक भी मृत्यु का दंड भारी मात्रा में अनुभव और कौशल दक्षता का नुकसान होता था। इसलिए अधिकांश बड़े कार्यशालाएं अपने सभी आधिकारिक सदस्यों को एक उन्नत वर्चुअल गेमिंग हेलमेट प्रदान करती थीं। पहले शी फैंग के पास एक साधारण गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन अब जब उसके पास पैसे आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से वह इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। उन्नत गेमिंग हेलमेट खरीदने के बाद शी फैंग ने एक अच्छा रेस्तरां ढूंढा और बढ़िया पौष्टिक भोजन का ऑर्डर दिया। उसने ब्लैकी के साथ भोजन किया और वे अपनी कार्यशाला के भविष्य के विकास के बारे में बातें करते रहे। ऐसी स्थिति देखकर ब्लैकी को ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। गॉड्स डोमेन को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। शी फैंग ने न सिर्फ गेमिंग हेलमेट की समस्या का समाधान किया, बल्कि उन्हें एक शानदार रेस्तरां में भोजन और कार्यशाला के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए भी ले गया। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि शी फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 20,000 क्रेडिट का वेतन दे दिया। भला कितने विश्वविद्यालय के छात्रों का सपना होता है कि उन्हें 20,000 क्रेडिट का मासिक वेतन मिले। दूसरी ओर उसने शी फैंग की ज्यादा मदद भी नहीं की थी, फिर भी उसे इतना वेतन मिल गया। हालांकि ब्लैकी ने यह बात जबान से नहीं कही, लेकिन मन ही मन वह बेहद भावुक हो गया। उसे शी फैंग के प्रति बहुत खेद महसूस हुआ, इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि वह शी फैंग की मदद करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। शी फैंग और ब्लैकी ने काफी देर तक बातचीत की। उन्होंने अपनी कार्यशाला के भावी विकास से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोनली स्नो और अन्य सदस्यों को आधिकारिक तौर पर भर्ती करने और एक वास्तविक कार्यशाला स्थापित करने की तैयारी भी की। शेष कार्य कार्यशाला के लिए स्थान खोजना, कार्यशाला के लिए आवश्यक उपकरण खरीदना और कार्यशाला का प्रबंधन करना था। भाई फैंग, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए क्योंकि मैं दिन भर कुछ नहीं करता। आपके लिए तो लेवल बढ़ाना और पैसे कमाना ही काफी मुश्किल है। वैसे भी मैं अर्थशास्त्र और प्रबंधन का छात्र हूं, इसलिए ये मेरे लिए अपनी विशेषज्ञता दिखाने का बढ़िया मौका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप संतुष्ट होंगे, ब्लैकी ने भरोसा दिलाया। वह तुरंत काम शुरू करने के लिए बेताब था। अच्छा, तो मैं ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ देता हूं, शी फैंग मुस्कुराया। ब्लैकी के काम संभालने से उसे बेहद राहत मिली। दोनों के विदा होने के बाद शी फैंग ने अपने माता पिता को संदेश भेजा। उसने उन्हें 3,000 क्रेडिट भेजे और कहा कि अब वे उसे रहने सहने के खर्च के लिए पैसे न भेजें। उसने बताया कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। शी फैंग अभी भी अपने माता पिता को सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। अगर वह उन्हें बताता कि उसने कुछ ही दिनों में 200,000 क्रेडिट से अधिक कमा लिए हैं, तो वे शायद इसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए बेहतर यही था कि वह धीरे धीरे उन्हें पैसे भेजता रहे। इस तरह उसके माता पिता धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेंगे और इसे उचित और न्यायसंगत समझेंगे। शाम 7 बजे भोजन करने के बाद शी फैंग ने सी रैंक न्यूट्रिएंट फ्लूइड की एक बोतल पी ली। उसने हाल ही में खरीदा हुआ उन्नत वर्चुअल गेमिंग हेलमेट पहना और गॉड्स डोमेन में अपनी विजय यात्रा शुरू की। इस बार ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करने पर, विशाल तालाब के किनारे खड़े होने पर शी फैंग को जो अनुभूति हुई वह पूरी तरह से अलग थी। ठंडी हवा का बहना, तालाब में पानी के गिरने की आवाज, स्टील की दीवारों पर साफ दिखाई देने वाली खरोंचें और जंग मशीन के तेल की हल्की सी गंध, यहां तक कि अपने शरीर को नियंत्रित करने का एहसास भी काफी सहज हो गया था। शी फैंग ने सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने शरीर को मोड़ा। फिर उसने अपनी तलवारें निकाली और एक के बाद एक सुंदर तलवारों की लकीरें बनाईं। तलवारों की लकीरें बार बार प्रकट और लुप्त होती रहीं, जिससे एक अनिश्चित सा एहसास पैदा हुआ। वाह, पिछले जन्म में गॉड्स डोमेन खेलते समय जो एहसास होता था वो आखिरकार वापस आ गया है। शी फैंग ने अपनी तलवारें लहराना बंद कर दिया। वह अपनी वर्तमान स्थिति से बेहद खुश था।
अपने पिछले जीवन में शी फैंग वर्चुअल रियलिटी केबिन का उपयोग करने का आदी था। वर्चुअल रियलिटी केबिन की सिंक्रोनाइजेशन दर 97% तक पहुंच सकती थी। गॉड्स डोमेन में यदि सिस्टम इंटरफेस, स्टेटस इंडिकेटर और ऐसी अन्य चीजें मौजूद न हो तो खिलाड़ी व्यावहारिक रूप से वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे। अपने शरीर से अभ्यस्त होने के बाद शी फैंग को लगा कि उसे टाइटन के हृदय की खोज शुरू कर देनी चाहिए। घुमावदार सीढ़ी सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित मुख्य नियंत्रण क्षेत्र तक जाती थी। अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने के बाद शी फैंग एक घुमावदार गलियारे में पहुंचा जो मुख्य क्षेत्र की ओर जाता था। गलियारे के दोनों ओर की दीवारों पर प्राचीन जादुई चिन्ह खुदे हुए थे और लगभग एक सहस्राब्दी बीत जाने के बावजूद ये गलियारा अभी भी प्रकाश से जगमगा रहा था। गलियारे के केवल कुछ हिस्से ही जीर्ण शीर्ण हो गए थे, जिससे उनमें खुदे हुए जादुई परिपथ क्षतिग्रस्त हो गए थे और वे विशेष क्षेत्र अंधकार में डूब गए थे। सौभाग्य से गलियारे के बहुत से हिस्से बुरी तरह से जीर्ण शीर्ण नहीं हुए थे, इसलिए शी फैंग अभी भी लंबे, संकरे और भूल भुलैया जैसे गलियारे को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। शी फैंग के गलियारे में कदम रखते ही अलार्म एक बार फिर बजने लगा। सतर्क सतर्क, घुसपैठिया किले के क्षेत्र ए जादुई गलियारे में प्रवेश कर चुका है। ड्यूटी पर तैनात रक्षक प्रतिमाओं को सक्रिय किया जा रहा है। इसके बाद शी फैंग ने गलियारे से तेज गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी, मानो कोई विशाल मशीन चलने लगी हो। शी फैंग ने अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत एक गति स्क्रॉल का इस्तेमाल किया और जादुई गलियारे से उड़ती हुई गति से निकल पड़ा। मैजिक कॉरिडोर में कई चक्कर लगाने के बाद शी फैंग को एक मशीन दिखाई दी जिस पर लाल बत्ती चमक रही थी। हालांकि यह मशीन फुटबॉल के आकार की ही थी, लेकिन इससे लगातार अलार्म बज रहे थे, मानो ये गार्जियन स्टैच्यू को रास्ता दिखाने का कोई उपकरण हो। सेंटिनल गार्ड सामान्य मॉन्स्टर, स्तर 10, HP 200/200। शी फैंग तुरंत समझ गया कि उसे इतनी आसानी से कैसे खोज लिया गया। ये प्रेरी गार्ड एक रडार की तरह था। ये 500 गज की दूरी के भीतर दुश्मनों का पता लगा सकता था और उन्हें खोजते ही अलार्म बजा देता था। गलियारे के प्रवेश द्वार और इस स्थान के बीच की दूरी लगभग 500 गज थी, इसलिए प्रेरी गार्ड ने शी फैंग को तुरंत खोज लिया। शी फैंग को बस इससे छुटकारा पाना था, तभी वह इस क्षेत्र के अलार्म से बच सकता था। हालांकि इसकी प्रतिक्रियाएं बेहद संवेदनशील थीं। ये किसी भी दुश्मन को 30 गज के दायरे में नहीं आने देता था। साथ ही अगर इस पर एक बार भी हमला होता तो ये पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश करता। इसके साथ ही यह अपने सहयोगियों को बुलाने की गति बढ़ा देता और दुश्मन को हमला करने का दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देता। इससे निपटना बेहद मुश्किल था। लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। शी फैंग ने अपनी दोनों तलवारें म्यान से निकाल लीं। उसे अपने पीछे से रक्षक मूर्तियों की भयंकर दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। उसकी ताकत के हिसाब से इस तंग जगह में लड़ना उसकी मौत का ही कारण बन सकता था। उन रक्षक मूर्तियों को हराने का उसका एकमात्र उपाय इस प्रेरी गार्ड से छुटकारा पाना था। जब शी फैंग 30 गज की दूरी के करीब पहुंच रहा था, ठीक उसी समय जब प्रेरी गार्ड दौड़ने ही वाला था, शी फैंग की निगाहें सेंटिनल गार्ड पर टिक गईं। उसकी दोनों भुजाओं की मांसपेशियां फूल गईं और उसने अपने पूरे शरीर की ताकत से दोनों तलवारें बाहर फेंक दीं। शियू, दोनों तलवारें प्रेरी रक्षक की ओर उड़ गईं। सटीक थ्रो, इस कौशल की फेंकने की दूरी मात्र 30 गज थी और इसने उसके हथियार की क्षति का 150% उत्पन्न किया। सेंटिनल गार्ड अत्यंत सतर्क था। उसने तेजी से अपना शरीर हिलाया और तुरंत ही अपनी ओर आती हुई क्रिम्सन ब्लेड से बच गया। हालांकि सेंटिनल गार्ड के इस बचाव ने उसे शी फैंग की दूसरी तलवार एबिसल ब्लेड के रास्ते में ला खड़ा किया। पेंग, एबिसल ब्लेड ने सेंटिनल गार्ड को भेदते हुए -211 का नुकसान पहुंचाया और उसे तुरंत मार डाला। सिस्टम, लेवल 10 सेंटिनल गार्ड मारा गया। लेवल का अंतर 4 था। प्राप्त EXP में 400% की वृद्धि हुई। कुल 800 EXP प्राप्त हुए। शी फैंग ने विंडवॉक को सक्रिय किया। उसकी गति एक बार फिर बढ़ गई और उसने तेजी से अपनी तलवारें निकाली जो जमीन में धंस गई थीं। फिर वह मैजिक कॉरिडोर के निकास की ओर दौड़ा। प्रेरी रक्षक के मार्गदर्शन के बिना संरक्षक मूर्तियां ऐसी थीं मानो मक्खियां अपनी आंखें खो बैठी हों। वे इधर उधर भागती रहीं, शी फैंग को ढूंढने में पूरी तरह असमर्थ। 1 दर्जन मिनट से भी अधिक समय बाद 3 और प्रेरी गार्डों से छुटकारा पाने के बाद शी फैंग आखिरकार जादुई गलियारे से बच निकला और नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। नियंत्रण कक्ष के मध्य भाग में एक अवरोध था। अवरोध के भीतर लोहे का एक गहरे भूरे रंग का गोला रखा हुआ था।
लोहे का ये गोला इस्पात किले का हृदय था और यही किले की ऊर्जा का स्रोत था। यही टाइटन का हृदय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई इस जगह पर आएगा। इससे पहले कि शी फैंग पूरे नियंत्रण कक्ष का बारीकी से निरीक्षण कर पाता, उसने अवरोधक के प्रवेश द्वार से एक गहरी व्यंग्यात्मक आवाज सुनी। यह आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और कोई भी इंसान ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता था। केवल कोई कठपुतली या लाश ही इतनी भावहीन आवाज निकाल सकती थी। मेरे इस्पात किले बारूतिया में आपका स्वागत है। आपके आगमन का जश्न मनाने के लिए मैंने आपके प्रज्वलित मांस और रक्त का उपयोग अपने बच्चे को खिलाने के लिए करने का निर्णय लिया है। बाहर आओ, नरक के कुत्ते। शे फैंग को अवरोध के भीतर एक मानवाकार आकृति की धुंधली सी झलक दिखाई दी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आकृति इस समय टाइटन के हृदय की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, इसलिए उसके पास शे फैंग से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्ति नहीं थी और उसने उसकी जगह अपने पालतू जानवर को भेज दिया। आओ आओ आओ। एक विशाल काला कुत्ता, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था, बैरियर से बाहर निकल आया। हिल हाउंड कुलीन श्रेणी, स्तर 15, HP 6000/6000। अरे यार, क्या मैं गलत समय पर आ गया? शी फैंग ने हिलहाउंड को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसके पिछले जीवन की जानकारी के अनुसार इस जगह पर कोई जीव या राक्षस नहीं थे। जिसने भी यह मिशन पूरा किया था, वह टाइटन का हृदय सुरक्षित रूप से ले गया था। तो फिर जब उसकी बारी आई तो एक रहस्यमय व्यक्ति यहां प्रकट होकर टाइटन के हृदय की ऊर्जा चुराने की कोशिश क्यों कर रहा है? हालांकि शी फैंग ने एक और संभावना के बारे में भी सोचा। इस रहस्यमयी पात्र ने सबसे पहले टाइटन के हृदय की सारी ऊर्जा चुरा ली। वहीं यहां आए खिलाड़ी ने टाइटन का हृदय ले लिया, जो ऊर्जा से पूरी तरह खाली था। दूसरी ओर शी फैंग संयोगवश इस ऊर्जा चोर से टकरा गया। लेकिन दुर्भाग्य से शी फैंग इस रहस्यमयी पात्र के पालतू जानवर को भी हराने में सक्षम नहीं था। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए। पब फ्यूचर विज्ञापन। चूंकि तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ। शी फैंग ने अपनी तलवारें निकाली। उसकी निगाहें धीरे धीरे पास आ रहे हिलहाउंड पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे हिलहाउंड उससे दूर होता गया, शी फैंग को अपने आसपास की गर्मी बहुत तेज महसूस होने लगी, जिससे उसका मुंह सूखने लगा। शी फैंग ने सोचा कि कोई ठंडा पे पी ले, लेकिन फिलहाल वह लापरवाही से हिल-डुल नहीं सकता था। हिलते ही उसकी कमजोरी उजागर हो जाती। लेवल 15 के एलीट मॉन्स्टर होने के नाते हिलहाउंड की बुद्धि पहले से ही बहुत तेज थी। यही कारण था कि वह आराम से शी फैंग की ओर बढ़ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हिलहाउंड को हमले का सबसे सही समय पता था। जैसे ही शी फैंग को कोई मौका मिलता, वह तुरंत पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता और शी फैंग के पूरी तरह मर जाने तक उसे नहीं छोड़ता। दोनों के बीच हुए संघर्ष में अंततः हिलहाउंड ही अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चुपचाप इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने पैरों से जमीन पर जोर लगाया, हवा में ऊंची छलांग लगाई और आग के गोले में बदल गया। फिर उसने अपना धधकता मुंह खोल दिया। शी फैंग एक तरफ लुढ़क गया और हिलहाउंड के हमले से बच गया। हालांकि हिलहाउंड के उतरते ही उसके जलते हुए पंजे क्षैतिज रूप से वार करने लगे। शी फैंग ने इसके लिए काफी पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसने अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करके हमले को रोका। पेंग। हालांकि शी फैंग को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसका पूरा शरीर उछलकर दूर जा गिरा। हिलहाउंड ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और उससे झुलसा देने वाली गर्म लपटें निकलने लगीं। लपटों ने शी फैंग को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया। शी फैंग ने अपने दांत भींच लिए। उसने फैंटम किल का इस्तेमाल किया और आसन्न खतरे के क्षण में हवा में ही अपने हमशक्ल के साथ स्थान बदल लिया। शी फैंग का हमशक्ल तुरंत आग की लपटों में समा गया और पल भर में राख के ढेर में बदल गया। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशन में -3000 तक का नुकसान दिखाया गया। अगर शी फैंग अपने पूरे HP और सभी लाइफ शील्ड एक सक्रिय होने के बावजूद भी इस हमले को झेल लेता, तब भी वह इसे सहन नहीं कर पाता। शी फैंग को हिलहाउंड की ताकत का स्पष्ट अंदाजा था। इतना नुकसान पहुंचाना किसी लेवल 15 के एलीट मॉन्स्टर के बस की बात नहीं थी। क्वेस्ट की स्टोरी लाइन की वजह से उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। अपने अनुभव के आधार पर शी फैंग ने अनुमान लगाया कि हिलहाउंड का वास्तविक स्तर 30 से ऊपर था और वह लॉर्ड रैंक का बॉस होना चाहिए। अगर पालतू जानवर पहले से ही इतना शक्तिशाली है, तो उसके मालिक का क्या होगा? जब शी फैंग ने देखा कि हिलहाउंड के जलते हुए पंजे उस पर हमला करने ही वाले हैं, तो उसने एबिसल बाइंड का प्रयोग किया। भले ही हिलहाउंड कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह फिर भी 3 सेकंड के लिए बंध जाएगा।
इसके बाद शी फैंग कमरे के बीच में बनी बाधा की ओर दौड़ा। फिलहाल शी फैंग के पास सबसे अच्छा विकल्प टाइटन का हृदय छीनकर तुरंत वहां से निकल जाना था। हालांकि बैरियर में प्रवेश करते ही शी फैंग उस रहस्यमय व्यक्ति की असली पहचान देखकर तुरंत चौंक गया। डार्क क्लाउन। शी फैंग ने तुरंत इस रहस्यमय व्यक्ति को पहचान लिया। उसका मन आश्चर्य से भर आया, ऐसा कमीना यहाँ क्यों है। टेल नोट्स। 1 लाइफ शील्ड सिल्वर मून सेट उपकरण का प्रभाव 2 अध्याय 81 में उल्लिखित। हालांकि शी फैंग सदमे में था, लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। उसकी आकृति धुंधली सी हो गई और वह बाधा के केंद्र में स्थित टाइटन के हृदय की ओर तेजी से बढ़ा। फिर उसने डार्क क्लाउन पर ऑब्जर्विंग आइज का प्रयोग किया। अज्ञात। शी फैंग चौंक गया। इस जानकारी के अलावा कि वह आकृति वास्तव में एक डार्क क्लाउन थी और कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। सब कुछ बस प्रश्न चिन्ह ही थे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की केवल 2 ही संभावनाएं थीं। पहली यह कि डार्क क्लाउन ने कोई उन्नत छलावरण उपकरण पहन रखा था। दूसरी यह कि उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि सामान्य अवलोकन करने वाली आंखें उसे पहचान नहीं पा रही थीं। इस मामले में स्पष्ट रूप से दूसरी वाली स्थिति ही घटित हो रही थी। शी फैंग की यादों के अनुसार डार्क क्लाउन रहस्यमय प्राणियों का एक समूह थे। वे हमेशा घंटियों से सजे हुए मस्खरे के कपड़े पहनते थे। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इंसान नहीं थे। हालांकि वे जीवित आत्माएं भी नहीं थे। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। वे किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते थे और बिना कोई निशान छोड़े आ जा सकते थे। यहां तक कि स्टार मून किंगडम का महल भी वे आसानी से उसमें प्रवेश कर सकते थे। हालांकि ये तो मामूली बात थी। शी फैंग ने पहले भी एक तीसरे स्तर के महान डर्यूड एनपीसी को डार्क क्लाउन्स के हाथों मरते देखा था। उनके हमले के तरीके सचमुच अविस्मरणीय थे। हमलों से बचना नामुमकिन था। घृणित इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह में घुसने की। काले जोकर ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था, जिससे केवल उसकी 2 चमकती लाल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। हालांकि उसके गुस्से का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज बेहद उत्तेजित थी। डार्क क्लाउन लगातार हरे रंग की ऊर्जा की लकीरों को सोख रहा था। स्पष्ट रूप से यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, इसलिए वह शी फैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ था। इस स्थिति ने शी फैंग को इस आत्मसातकरण समारोह को रोकने और डार्क क्लाउन को भारी क्षति पहुंचाने का मौका दिया। अन्यथा जब यह नाजुक समय बीत जाता तो डार्क क्लाउन, जो कि एक तीसरे स्तर के महान डर्यूड को भी मार सकता था, केवल हाथ के एक इशारे से शी फैंग को तुरंत मार डालता। साइबर, मेरे लिए इसे खत्म कर दो, डार्क क्लाउन ने आग्रह किया। शी फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डार्क क्लाउन की घबराहट भरी शक्ल देखकर शी फैंग ने उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके पीछे मौजूद हेलहाउंड अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ था। अब बहुत देर हो चुकी थी, चाहे वह शी फैंग की तरफ दौड़ने की कोशिश ही क्यों न करे। काटना। शी फैंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कलाई की एक झटके से ही एक जोरदार धमाका हुआ। अगाध तलवार काले प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और सीधे उस जादुई घेरे की ओर बढ़ी जो टाइटन के हृदय से ऊर्जा सोख रहा था। डंग। धत्तेरे की। जादुई हथियार अगाध ब्लेड, जो पहले हर प्रयास में सफल रहा था, जादुई घेरे के बाहर ही रुक गया। जादुई घेरे से टकराते ही इसने चमकदार सफेद चिंगारियां उत्पन्न की, लेकिन अवशोषण जादुई घेरे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बेचारा इंसान, क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारे जैसा कमजोर तलवारबाज मेरे जादुई घेरे को नष्ट कर सकता है? हार मान लो और साइबर का भोजन बन जाओ। कौन जाने, शायद मैं तुम्हारी आत्मा को भी जाने दूं, वरना मरने के बाद अंतहीन पीड़ा के लिए तैयार हो जाओ। डार्क क्लाउन ने धमकी दी। इसी क्षण हेलहाउंड दौड़कर वहां पहुंच गया। तुम तो बस एक मस्खरे हो, फिर भी बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें लगा कि मेरे पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है? शी फैंग ने ताना मारा। उसने अपने थैले से एक गहरे भूरे रंग का जादुई स्क्रॉल निकाला। नहीं, तुम सचमुच पागल हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस गहरे भूरे रंग के जादुई स्क्रॉल को देखकर डार्क क्लाउन अचानक सदमे में चिल्ला उठा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लगता है तुम्हें सब पता है। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों एक साथ मरेंगे। शी फैंग भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वैसे भी उसे मरना ही था, तो उसे परवाह क्यों करनी चाहिए। फिर उसने जादुई स्क्रॉल खोला और सक्रियण मंत्र का जाप करने लगा। ये शी फैंग के पास मौजूद 3 द्वितीय श्रेणी के जादुई स्क्रॉलों में से एक था, विनाशकारी धारा। इसमें सभी जादुई तत्वों को भस्म कर उन्हें शून्य में परिवर्तित करने की क्षमता थी। ये जादुई स्क्रॉल द्वितीय श्रेणी के सर्वोच्च जादुई स्क्रॉलों में से एक था।
अचानक अवरोध के केंद्र में मौजूद जादुई तत्व बेजोड़ रूप से हिंसक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप ये बिना रुके ढहने लगा। एब्जॉर्प्शन मैजिक एरे जादुई तत्वों से बना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अपने भाग्य से बच नहीं सका और ढहकर विस्फोट हो गया। पूरा मैजिक एरे तलती हुई फलियों के समान था, जिससे चटकने की आवाज आ रही थी। मैजिक एरे जोरदार विस्फोट के साथ फट गया, जिससे चकाचौंध कर देने वाली बिजली की लहरें लगातार फैलती गईं। शी फैंग ने तुरंत डिफेंसिव ब्लेड को सक्रिय कर दिया, जिससे वह 6 दूर से किए गए हमलों से सुरक्षित हो गया। फिर वह टाइटन के हृदय की ओर दौड़ा। हालांकि टाइटन का हृदय प्राप्त करना आसान नहीं था। शी फैंग को या तो टाइटन के हृदय की सारी ऊर्जा समाप्त करनी पड़ती, या फिर उसे अवरोध हटाने की कुंजी की आवश्यकता होती। सौभाग्य से शी फैंग के पास वह कुंजी थी। विस्फोटों के बीच शी फैंग ने टाइटन के हृदय की रक्षा करने वाले अवरोध को खोल दिया और उसे अपने थैले में रख लिया। विनाशकारी प्रचंड धारा से उत्पन्न तीव्र झटकों ने हेलहाउंड को दूर तक उड़ा दिया और वह एक दीवार से जोर से टकराया। दीवार मकड़ी के जाले की तरह फट गई। इसके बाद हेलहाउंड जमीन पर जोर से गिरा और फिर उठ नहीं पाया। हालांकि विस्फोट की लहरों का डार्क क्लाउन पर कोई असर नहीं हुआ, मानो वे उसके शरीर से होकर गुजर गई हो। डार्क क्लाउन का शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह इस दुनिया में मौजूद ही न हो। हालांकि जादुई अनुष्ठान के विफल होने के कारण उसे भारी क्षति पहुंची थी। डार्क क्लाउन चुपचाप शी फैंग को घूर रहा था, मानो कुछ करने का हल्का सा इरादा रखता हो। हम्फ, अगर हिम्मत है तो आओ। शी फैंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ एक और गहरे नीले रंग का दूसरे स्तर का जादुई स्क्रॉल निकाला। शी फैंग को टाइटन का हृदय पहले ही मिल चुका था। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती तो भी उसे कोई क्वेस्ट आइटम नहीं मिलता। डार्क क्लाउन भी पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था, और ज्यादा से ज्यादा वह उससे थोड़ा ही शक्तिशाली होता। शी फैंग के पास अभी भी टियर 2 मैजिक स्क्रॉल के 2 टुकड़े थे। सबसे बुरी स्थिति में वह डार्क क्लाउन के साथ ही मर जाएगा। वह मरने के बाद भी पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन अगर डार्क क्लाउन मर गया तो वह सचमुच मर जाएगा। प्रमोटेड कंटेंट। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? मो 327 82 109 9 द वैम्पायर डायरीज सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस। मो 448 112 149 व्हेन कैमराज कॉट स्टार्स एट देयर वर्स्ट। मो 828 207 276। देखते हैं कौन किससे डरता है। घृणित इंसान, मैं तुझे इस बार छोड़ देता हूं। हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। जब वो समय आएगा तो तेरी ही मौत होगी। जादुई स्क्रॉल देखने के बाद डार्क क्लाउन ने शी फैंग से छुटकारा पाने का इरादा छोड़ दिया। उसने बस एक निर्मम टिप्पणी की और हेलहाउंड के साथ नियंत्रण कक्ष से गायब हो गया। शी फैंग कुछ देर चुपचाप इंतजार करता रहा। आसपास कोई हलचल न देखकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसने दूसरे स्तर का जादुई स्क्रॉल सुरक्षित नहीं रखा। वह सचमुच दूसरे स्तर के जादुई स्क्रॉल का उपयोग करके डार्क क्लाउन के साथ मरना नहीं चाहता था। हालांकि डार्क क्लाउन की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह भी सही निर्णय ही लेता। शी फैंग को टाइटन का हृदय प्राप्त हो चुका था। उसने एक वापसी स्क्रॉल निकाला और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। 30 सेकंड बाद शी फैंग एक सफेद चमक में बदल गया और नियंत्रण कक्ष से भी गायब हो गया। शी फैंग के गायब होने के बाद डार्क क्लाउन एक बार फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों से निकलने वाली लाल चमक अब और भी तेज हो गई थी। स्पष्ट रूप से उसे शी फैंग की इतनी सावधानी की उम्मीद नहीं थी। शुरू से अंत तक शी फैंग ने द्वितीय स्तर का जादुई स्क्रॉल कभी नहीं हटाया था, अन्यथा उसे शी फैंग को मारने का मौका मिल जाता। दुष्ट मनुष्य। टाइटन के हृदय से ऊर्जा अवशोषित करने की जिस विधि पर मैंने 10 वर्षों से अधिक समय तक शोध किया है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें मृत्यु की कामना करने पर मजबूर कर दूंगा। डार्क क्लाउन दहाड़ा। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और दर्जनों उड़ते हुए ब्लेड ने उस चबूतरे को नष्ट कर दिया, जिससे सुरक्षा कवच हट गया। दूसरी ओर शी फैंग पहले ही रेड लीफ टाउन लौट चुका था। फिलहाल रेड लीफ टाउन में खिलाड़ियों की संख्या और भी बढ़ गई है। सड़कें लेवल 0 से लेवल 2 तक के सामान्य उपकरण और बुनियादी कौशल पुस्तकें बेचने वाले खिलाड़ियों से भरी हुई थीं। शी फैंग ने अपने बैग पर नजर डाली। उसके खाते में काफी समय से सोने के सिक्के नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने अपनी याचिका जमा करने से पहले कुछ सामान बेचने का फैसला किया। पिछले सभी फोजिंग डिजाइन बिक चुके थे। शी फैंग ने ग्लिमर चेस्टप्लेट फोजिंग डिजाइन के 20 और पीस निकाले और उन्हें नीलामी घर में बैचों में बेचने के लिए रख दिया। इसी दौरान जेंटल स्नो की ओर से एक संचार अनुरोध प्राप्त हुआ। 3 घंटे बाद डार्क मून ग्रेवयार्ड के प्रवेश द्वार के सामने मिले।
अपनी टीम को तैयार कर लें और जरूरी औषधियां साथ ले आएं। हमारे ओरोबोरोस को इस बार इस कालकोठरी को सबसे पहले पार करना ही होगा, इसलिए हम आपके प्रदर्शन का इंतजार करेंगे। जेंटल स्नो का लहजा बिल्कुल उदासीन था, मानो वह कोई आदेश दे रही हो। यह उनकी अभी अभी हुई मुलाकात से बिल्कुल अलग था। ठीक है, मैं 3 घंटे में जरूर पहुंच जाऊंगा। हालांकि शी फैंग को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हिमदेवी का यही स्वभाव था। उसने समय का अनुमान लगाया और सोचा कि वह समय पर पहुंच जाएगा। दोनों में से किसी ने भी अनावश्यक शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया और तुरंत कॉल काट दी। उसके बाद शी फैंग ने नीलामी घर से कार्ड सेट और हार्ट स्टोन खरीदे। उन्होंने कांस्य उपकरण और रहस्यमयी लोहे के उपकरण बनाने के लिए आवश्यक कुछ सामग्रियां भी खरीदी। सामग्रियां बैंक में जमा करने के बाद शी फैंग ने कुछ जादुई स्क्रॉल और आवश्यक औषधियां खरीदी। फिर वह अपना मिशन पूरा करने के लिए सफेद रेत के खंडहरों की ओर दौड़ पड़े। ब्लैकी, तुम्हारे यहाँ इस समय सब कैसा चल रहा है? तुम लोग अभी किस स्तर पर हो? शी फैंग ने पूछा। इस छिपे हुए इलाके में लेवल बढ़ाना बहुत ही शानदार है। अभी तक कोई भी यहाँ आकर मॉन्स्टर्स को चुरा नहीं रहा है, और अभी सभी लेवल 5 पर हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारा भेड़िए का मांस और भेड़िए की खाल मिली है, और हमारे थैले पूरी तरह से भर गए हैं। अभी हम शहर वापस जाने और अपने थैलों को थोड़ा खाली करने की तैयारी कर रहे हैं, ब्लैकी ने उत्साह से कहा। इतने कम समय में उन्होंने जंगल के भेड़ियों के ठिकानों पर खेलकर लेवल 5 के 4 कांस्य उपकरण प्राप्त कर लिए थे। उनमें से एक लेवल 5 का कांस्य स्टाफ था, जिससे ब्लैकी का डैमेज काफी बढ़ गया था। इतनी जल्दी भर गई, आप लोग तो वाकई बहुत कुशल हैं। शी फैंग थोड़ा हैरान हुआ। भेड़िए के मांस के एक ढेर में 100 टुकड़े थे। पहले ब्लैकी और बाकी लोगों ने ढेर सारे बड़े थैले खरीदे थे। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी भर जाएंगे। ये कितने भेड़िए का मांस था! अगर ये सब वायलेट क्लाउड को उन्नत व्यंजन बनाने के लिए दे दिए जाएं, तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जी हाँ, आप लोग अपना सारा भेड़िया मांस वायलेट क्लाउड नाम की एक महिला पादरी को दे दीजिए। उससे मिलते समय मेरा नाम बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए और कुछ एचपी और एमपी रिकवरी पोशन खरीद लीजिए, फिर ट्रेड एरिया में मेरा इंतजार कीजिएगा। कुछ बातें याद आने के बाद ब्लैकी ने उत्साह से पूछा, भाई फैंग, क्या हम हिमदेवी के साथ कालकोठरी में उतरने जा रहे हैं? जी हाँ, तो अच्छे से आराम कर लो। कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें अपनी नसों को तनाव मुक्त करना होगा। शी फैंग ने सिर हिलाकर कॉल काट दी। दूसरी ओर ब्लैकी खुशी से उछल पड़ा था। उसने पहले सोचा था कि शी फैंग उन्हें कालकोठरी में नहीं ले जाएगा। आखिर उनकी तकनीकें इतनी अच्छी नहीं थीं। अगर वे जाते तो खुद को मूर्ख ही साबित करते, लेकिन चूंकि शी फैंग ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो वे और क्या कह सकते थे। ब्लैकी के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसे स्नो गॉडेस के साथ एक कालकोठरी में उतरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगर वह शर्मिंदा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरों के सामने इसका जिक्र करना फिर भी सम्मान की बात होगी। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, वे ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने स्नो गॉडेस के साथ एक ही समूह में कालकोठरी में प्रवेश किया होगा। व्हाइट सैंड रूइंस, स्टोनहैमर टाउन। जब नगर प्रमुख ब्लैकबीर्ड ने शी फैंग को प्रवेश करते देखा, तो वह आगे बढ़े और शी फैंग का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई ये फैंग, आप आ गए। पिछली बार आपने जो फलों का रस बेचा था, वह बहुत ही स्वादिष्ट था। हमारे छोटे से कस्बे में सभी को वह बहुत पसंद आया। अब तो हमें रोज सोने से पहले एक कप पिए बिना चैन की नींद नहीं आती, ब्लैकबीर्ड ने मजाक में कहा। लॉर्ड मेयर ब्लैकबीर्ड, क्या यही वो टाइटन का दिल है जो आप चाहते थे? शी फैंग ने मुस्कुराते हुए टाइटन का दिल निकालते हुए पूछा। जब ब्लैकबीर्ड ने भूरे रंग के धातु के गोले को देखा, तो वह अचानक सदमे से अपना मुंह चौड़ा खोल बैठा। यह आकृति, ये रंग, ये बनावट, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किंवदंतियों में वर्णित टाइटन के हृदय की थी। जी हाँ, ये टाइटन का हृदय है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्राचीन अभिलेखों में दर्ज है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे अपने जीवनकाल में स्वयं देख पाऊंगा। भाई ये फैंग, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि आप इतने शक्तिशाली साहसी होंगे। हमारे ब्लैक स्टील बॉनों का गौरव वापस लाने के लिए मैं सभी ब्लैक स्टील बॉनों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ब्लैकबीर्ड ने उत्साहपूर्वक टाइटन का हृदय ग्रहण किया और लगातार शी फैंग को धन्यवाद देता रहा। सिस्टम स्टील फोर्ट्रेस बारूटिया नामक विशिष्ट खोज पूरी हुई। इसके बदले एक ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ। ब्लैकबीर्ड का अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ। जादू की उन्नत पुस्तक प्राप्त हुई। इसके बदले 10,000 अनुभव प्राप्त हुए। ब्लैक स्टील टाउन में प्रतिष्ठा पूजा स्तर तक पहुंच गई है। पुरस्कारों की भारी मात्रा देखकर शी फैंग की आंखें चौंधिया गईं।
उसका स्तर भी बढ़कर छठे स्तर के 73% तक पहुंच गया था। उसकी यह गति उन लोगों से भी कहीं अधिक थी जो तेजी से स्तर बढ़ा रहे थे। शी फैंग को ईएक्सपी की मात्रा की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय अन्य चीजें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं। इस बार मिले पुरस्कार शी फैंग की उम्मीदों से कहीं अधिक थे। एक टाइटन का हृदय जिसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती, एक तीसरे दर्जे के गिल्ड को दूसरे दर्जे के गिल्ड में बदल सकता था। लेकिन अभी शी फैंग के हाथों में मौजूद टाइटन के हृदय में उसकी 1/4 ऊर्जा बची हुई थी। शी फैंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पुरस्कार इतने अच्छे होंगे। अपने पिछले जीवन में इस अनोखे मिशन को पूरा करने वाले खिलाड़ी को इतना बड़ा पुरस्कार नहीं मिला था। खिलाड़ी को केवल एक अनुशंसा पत्र, जादू की एक मध्यवर्ती पुस्तक और पूजा के स्तर तक की प्रतिष्ठा ही प्राप्त हुई थी। उसे ब्लैक स्टील का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं मिला था। ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह फाइन गोल्ड रैंक, अद्वितीय उपकरण, उपयोगकर्ता प्रतिबंध। ये फैंग ब्लैक स्टील इंसिग्निया ब्लैक स्टील ड्वार्फ्स के बीच सर्वोच्च सम्मान पदक है। इसे धारण करने के बाद जाली दस्तावेज बनाने की सफलता दर में 5% की वृद्धि हुई। दक्षता में एक अतिरिक्त अंक की वृद्धि होने की 10% संभावना है। वस्तु गढ़ते समय गढ़ी गई वस्तु के गुणों में वृद्धि होने की 1% संभावना होती है। परिचय देखकर शी फैंग दंग रह गया। ये ब्लैक स्टील इंसिग्निया सचमुच एक दिव्य उपकरण था। ये फोर्जिंग टैलेंट से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। एट्रीब्यूट में 1% वृद्धि की संभावना विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इसका अर्थ ये था कि 100 वस्तुओं में से एक वस्तु ऐसी होगी जिसके एट्रीब्यूट में वृद्धि होगी। यदि शी फैंग प्रतिदिन बिना रुके वस्तुएं बनाता रहे तो वह 3 से 400 उपकरण आसानी से बना सकता है। और इस प्रकार उसे 3 से 4 ऐसे उपकरण मिलेंगे जिनके एट्रीब्यूट में वृद्धि हुई होगी। खेल खेलते समय खिलाड़ी सबसे ज्यादा अपने उपकरणों की गुणवत्ता की तुलना करते थे। भले ही किसी उपकरण के गुण थोड़े ही ज्यादा हों, लेकिन जब सभी उपकरणों के गुणों को एक साथ जोड़ा जाता था तो कुल योग किसी खिलाड़ी को दूसरों से काफी आगे निकलने की क्षमता देता था। चाहे वह निजी खेल हो या कालकोठरी में प्रवेश, दोनों ही स्थितियों में खिलाड़ी को बहुत बड़ा लाभ मिलता था। हालांकि शी फैंग को यह नहीं पता था कि किसी उपकरण के गुणों में कितनी वृद्धि होगी, लेकिन एक अंक की वृद्धि भी उपकरण की कीमत में कई प्रतिशत की वृद्धि कर सकती थी। यदि वृद्धि अधिक होती तो कीमत कई गुना बढ़ जाती। एक उपकरण की कीमत 10 या उससे अधिक उपकरणों की कीमत के बराबर भी हो सकती थी। ब्लैक स्टील प्रतीक चिन्ह एक अप्रत्याशित लाभ था। शी फैंग का इस मिशन को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य जादू की पुस्तक और अनुशंसा पत्र प्राप्त करना था, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं किसी गिल्ड को आगे बढ़ने में सक्षम बनाती थीं। जादू की पुस्तक के मामले में यह बात विशेष रूप से सच थी। इसके अलावा शी फैंग को जो पुस्तक मिली वह एक उन्नत स्तर की जादू की पुस्तक थी। उपकरण बनाने के अलावा शी फैंग कवच किट, रत्न बकल, रसायन शास्त्र की छड़ें और कई अन्य वस्तुएं भी बना सकता था। इनमें से कवच किट सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाली वस्तुएं थीं। आमतौर पर कवच किट छाती की सुरक्षा या विशेषताओं को बढ़ाने में सक्षम होते थे। ये सब कवच किट की गुणवत्ता और स्तर पर निर्भर करता था। वहीं शी फैंग को ब्लैकबीट से मिली जादू की किताब कवच किट का एक मजबूत संस्करण बनाने के लिए थी। माना कवच किट जादू की किताब एक अनोखी वस्तु थी और पूरे देवलोक में इसकी केवल एक ही प्रति थी। शी फैंग के पिछले जीवन में ठीक इसी वस्तु के कारण एक गिल्ड ने बड़ी रकम अर्जित की थी, जिससे वह एक तृतीय श्रेणी के गिल्ड से द्वितीय श्रेणी के गिल्ड में बदल गया था। जहां तक ब्लैकबीट के सिफारिश पत्र की बात है, वह केवल व्हाइट रिवर सिटी में ही उपयोगी होगा, इसलिए शी फैंग अभी इसका उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि अब जब स्टोनहैमर टाउन में शी फैंग की प्रतिष्ठा पूजा के स्तर तक पहुंच गई थी, तो वह कुछ कांस्य उपकरण और यहां तक कि रहस्यमय लोहे के उपकरण भी खरीद सकता था, जो खरीदने पर खिलाड़ी के चरित्र से जुड़ जाते थे। इसके अलावा इन उपकरणों की कीमतें इतनी कम थीं कि लेवल 10 का एक औसत खिलाड़ी भी इन्हें खरीद सकता था। स्टोनहैमर टाउन को रहस्यमय लोहे के उपकरण प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों का सबसे अच्छा स्थान कहा जा सकता है। इसलिए कई खिलाड़ी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस जगह पर आना पसंद करते थे। प्रतिष्ठा पूजा के स्तर तक पहुंचने के बाद वे लेवल 10 के रहस्यमय लोहे के उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हो जाते थे। दुर्भाग्यवश प्रतिष्ठा अर्जित करना आसान नहीं था। किसी के लिए भी लेवल 10 के रहस्यमय लोहे के प्रतिष्ठा उपकरण से पूरी तरह लैस होना लगभग असंभव था। इसके अलावा मिस्टीरियस आयरन रेपुटेशन इक्विपमेंट का पूरा सेट भी ब्रॉन्ज रैंक वाले सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट से कुछ हद तक कमजोर था। इसलिए शीर्ष स्तर के सभी खिलाड़ियों को लगा कि इसे पहनना उनकी शान के खिलाफ है। हालांकि शी फैंग इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा, फिर भी उसके पास इनके अन्य उपयोग थे।
उदाहरण के लिए इनका उपयोग एबिसल ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए करना। एबिसल ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए हथियारों को निगलना पड़ता था। उसकी समझ के अनुसार निगले गए हथियार की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, एबिसल ब्लेड के गुण उतने ही अधिक बढ़ेंगे। एबिसल ब्लेड एक साधना हथियार की तरह था, इसीलिए यह महाकाव्य श्रेणी के हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह पौराणिक हथियारों को भी टक्कर देने में सक्षम था। अगर शी फैंग इसे ठीक से विकसित करता तो एबिसल ब्लेड के गुण किसी भी पौराणिक हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण गिल्ड का लीडर भी होता तो भी वह इतना भारी खर्च वहन नहीं कर पाता। इसके अलावा भारी विरोध का भी खतरा था। यही कारण था कि कई खिलाड़ी जादुई हथियारों को पसंद भी करते थे और नापसंद भी। अगाध तलवार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शी फैंग ने उसे मूल रूप से दिए जाने वाले एक लेवल 5 रहस्यमय लोहे के हथियार और 10 लेवल 5 कांस्य हथियार के बजाय हथियार की दुकान से 11 लेवल 5 रहस्यमय लोहे के हथियार खरीदने का फैसला किया। यह अज्ञात था कि इस कदम से विशेषताओं में कितनी वृद्धि होगी। इसके बाद शी फैंग ने एबिसल ब्लेड के लेवलिंग इंटरफेस को खोला। फिर उसने इन सभी हथियारों को एबिसल ब्लेड में डाल दिया। जिन हथियारों को आप खाना चाहते हैं उन्हें चुनने और एबिसल ब्लेड के लिए लेवल अप पर क्लिक करने के बाद अगाध तलवार से अचानक अजगर जैसी दहाड़ निकली। तलवार की धार से अनगिनत काली लपटें निकलने लगीं। फिर ये काली लपटें अजगर के सिर में बदल गईं और तुरंत चुने हुए हथियारों पर झपट पड़ीं। अजगर ने एक एक करके हथियारों को निगल लिया। पलक झपकते ही काली ज्वाला ने 11 रहस्यमयी लोहे के हथियारों को भस्म कर दिया और उनका सार रसातल ब्लेड में समा गया। रसातल ब्लेड अब आग जलाने वाले लोहे के पोकर जैसा नहीं दिखता था, बल्कि उससे हल्की ठंडी तीक्ष्णता का एहसास होता था। ब्लेड का रंग और चमक भी अधिक खुरदुरा हो गया था, मानो कई वर्षों से धूल से ढका हुआ ब्लेड हो। जब शी फैंग ने एक बार फिर अगाध तलवार को पकड़ा तो वह पहले से थोड़ी भारी लगी। तलवार की मूठ को पकड़ते ही उसे ताजगी का एहसास हुआ। फिर शी फैंग ने तलवार को कुछ बार लहराया। हुआ हुआ हुआ। हवा कागज की तरह थी, जिसे काटते समय फटने जैसी आवाजें आ रही थीं। हथियार की दुकान का मालिक भी जाली हथियार बनाने में माहिर था। ये देखकर उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह तो अपनी दाढ़ी भी लगभग खींच बैठा। देखने में साधारण लगने वाला ये हथियार वास्तव में इतना धारदार था कि यह आसानी से एक उत्तम स्वर्ण हथियार को भी मात दे सकता था। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह एक ही वार में कांस्य हथियार को भी तोड़ सकता था। वाह तलवार! शी फैंग ने एबिसल ब्लेड को कुछ और बार लहराया। तलवार का स्तर बढ़ाने के बाद शी फैंग को लगा कि यह उसके लिए कहीं अधिक उपयुक्त हो गई है। फिर उसने एबिसल ब्लेड के गुणों की जांच की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगाध ब्लेड जादुई हथियार एकधारी तलवार। आक्रमण शक्ति 39। सभी विशेषताएं जोड़ 1-4। आक्रमण गति जोड़ 5। राक्षस के स्तर को 5 स्तर तक अनदेखा करें। हमलों में 15% संभावना है कि वे 2 गुना नुकसान पहुंचाएंगे और 10% संभावना है कि वे कयामत का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, जिससे सभी क्षमताएं 40% तक कम हो जाएंगी और 30 सेकंड तक रहेंगी। यदि धारक किसी भी तलवारबाज जॉब से संबंधित है तो सभी कौशल स्तरों में जोड़ 2 की वृद्धि होती है। प्रत्येक स्तर में वृद्धि के लिए प्राप्त होने वाले निःशुल्क क्षमता अंकों में 2 अंकों की वृद्धि होती है। उपकरण स्तर 5। इसे अपग्रेड किया जा सकता है। स्तर 10 तक अपग्रेड करने के लिए 10 स्तर 10 के कांस्य उपकरण और 1 स्तर 10 के रहस्यमय लोहे के उपकरण को खा लें। इसे विकसित किया जा सकता है। अज्ञात अतिरिक्त कौशल 1 फैंटम किल तुरंत एक डोपेलगैंगर बनाता है। आप इस डोपेलगैंगर को नियंत्रित कर सकते हैं। डोपेलगैंगर में मूल शरीर के 50% गुण और सभी कौशल होंगे। साथ ही डोपेलगैंगर और मूल शरीर को आपस में बदला जा सकता है। अवधि 35 सेकंड। कूलडाउन 5 मिनट। अतिरिक्त कौशल 2 अगाध बंधन दुश्मनों को बांध देता है और उनकी गति को रोकता है, जिससे रक्षा 100% कम हो जाती है। अवधि 3 सेकंड। कूलडाउन 1 मिनट। अतिरिक्त कौशल 3 9 ड्रैगन स्लैश उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए तुरंत अगाध ब्लेड के 9 प्रेत उत्पन्न करता है। प्रत्येक प्रेत तलवार 30% तक क्षति पहुंचाने में सक्षम है। अवधि 24 सेकंड। कूलडाउन 5 मिनट। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन अगाध तलवार को कुशल लोहार ओलिसिस ने स्वयं बनाया था, जिसमें उन्होंने काले ड्रैगन राजा के दांतों का इस्तेमाल किया था। ये 36 प्रसिद्ध तलवारों में से एक है और 31वें स्थान पर है। हालांकि इस तलवार पर काले ड्रैगन राजा का श्राप है।
ये तलवार धारक को अपार शक्ति प्रदान करने के साथ साथ समय समय पर एक आघात उत्पन्न करती है। हालांकि जैक द्वारा एक तारा क्रिस्टल का उपयोग करके इसे नया रूप देने के बाद आघात की शक्ति काफी कम हो गई है। यदि धारक आघात को दबाने में असमर्थ रहता है तो उसे काले ड्रैगन राजा का श्राप प्राप्त होगा, जिससे उसकी सभी शक्तियां अस्थायी रूप से 50% तक कम हो जाएंगी। ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगाध ब्लेड के गुणधर्मों में काफी वृद्धि हुई। केवल इसकी आक्रमण शक्ति ही एक स्तर 5 के रहस्यमय लोहे के दोधारी हथियार के बराबर थी। बुनियादी गुणधर्मों को शामिल करने पर यह स्तर 5 के गुप्त चांदी के दोधारी हथियार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता। यह एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला ऐसा हथियार था जिसमें 2 हाथों से इस्तेमाल होने वाले हथियार जितनी विनाशकारी शक्ति थी। इसके अलावा एक हाथ से इस्तेमाल होने वाली तलवार बहुत हल्की होती है और उसकी गति भी बहुत तेज होती है। इसका मतलब यह था कि एबिसल ब्लेड में 2 हाथों से इस्तेमाल होने वाले हथियार की विनाशकारी शक्ति के साथ साथ एक हाथ से इस्तेमाल होने वाले हथियार की हल्कापन और गति भी थी। यही जादुई हथियारों का सबसे भयानक पहलू था और केवल कुशल लोहार ही ऐसे हथियार बना सकते थे। इस परिणाम के साथ शी फैंग को एबिसल ब्लेड के लेवल 10 तक पहुंचने की उम्मीद थी। शुरू में शी फैंग ने सूर्य मंदिर से प्राप्त 10वें स्तर की उत्तम स्वर्ण तलवार को बेचने का इरादा किया था। हालांकि उसने यह विचार छोड़ दिया। उसने सोचा कि अगर वह इस हथियार को अगाध तलवार के हवाले कर दे तो अगाध तलवार की शक्ति में कितना इजाफा होगा। हालांकि यह महज शी फैंग का एक विचार था। समग्र सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केवल एक हथियार पर निर्भर रहना संभव नहीं था। शी फैंग को कम से कम 10 लेवल 10 गुप्त चांदी के हथियारों के साथ इसका उपयोग करना होगा। वर्तमान में रहस्यमय लोहे के हथियार भी फीनिक्स के पंख जितने दुर्लभ थे, गुप्त चांदी के हथियारों की तो बात ही क्या। अगाध तलवार को म्यान में रखने के बाद शी फैंग ने एक वापसी स्क्रॉल निकाला और मंत्र जपते हुए रेडलीफ टाउन लौटने लगा। अगर वह दौड़कर वापस जाता तो उसे 100% देरी हो जाती। अगर वह हिम देवी को अपने लिए इंतजार करवाता तो वह इसके परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। रेड लीफ टाउन व्यापार क्षेत्र। जब शी फैंग अपने मूल रूप में वापस आ गया तो उसने सिल्वर मून सेट के उपकरणों में कुछ मामूली बदलाव किए। अब ये कांस्य उपकरणों के एक संयुक्त सेट जैसा दिखता था। अगर शी फैंग अपने असली रूप में जेंटल स्नो के सामने आता तो उसे जरूर कुछ गड़बड़ लगती। उस समय शी फैंग के लिए अपनी बात समझाना आसान नहीं होता। प्रचारित सामग्री। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी। अधिक 341, 85, 114। जब कैमरों ने सितारों को उनके सबसे बुरे रूप में कैद किया। अधिक 863, 216, 288। द वैम्पायर डायरीज के 9 ऐसे दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। अधिक 443, 111, 148। भाई फैंग, हम इधर हैं। शी फैंग को आते देख ब्लैकी खड़ा हो गया और चिल्लाया। बाकी लोग भी शी फैंग को आते देख उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखने लगे। अगर शी फैंग ने ब्लैकी को उन्हें ले जाने की अनुमति न दी होती तो वे शायद इतनी जल्दी लेवल 5 तक नहीं पहुंच पाते और संभवतः अभी भी निचले पायदान पर ही संघर्ष कर रहे होते। फिलहाल गॉड्स डोमेन में ज्यादातर अनुभवी खिलाड़ी लेवल 4 पर थे और कुछ ही लेवल 5 तक पहुंच पाए थे। हालांकि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण कोई खास नहीं थे। अगर अनुभवी खिलाड़ी भाग्यशाली होते तो उनके पास अच्छे गुणों वाले 1 या 2 कांस्य उपकरण हो सकते थे। केवल विशेषज्ञ खिलाड़ियों के पास ही 6 या 7 कांस्य उपकरण होते थे। दूसरी ओर अब उनमें से हर एक के पास 7 या 8 कांस्य उपकरण थे। शुरू में केवल इसी कारण से वे शी फैंग के प्रति अत्यंत आभारी हो गए थे। उन सभी ने शी फैंग का अनुसरण जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लैकी वास्तव में उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार होगा, जिससे उन्हें जीरो विंग वर्कशॉप में शामिल होने और उसके आधिकारिक सदस्यों में से एक बनने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही उन्हें 4000 क्रेडिट का मासिक वेतन भी मिलेगा। वे महज खेल खेलने वाले मूर्ख नहीं थे। उन्हें पता था कि अन्य कार्यशालाओं में आधिकारिक सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। शहर की शीर्ष कार्यशालाओं के आधिकारिक सदस्यों को केवल 3000 क्रेडिट का मासिक वेतन मिलता था। इसके बावजूद कई अनुभवी खिलाड़ी किसी भी तरह से इन कार्यशालाओं में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। वहीं वे बिल्कुल नए खिलाड़ी थे, फिर भी उन्हें 4000 क्रेडिट का मासिक वेतन मिलता था। ये स्थिति उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी।
हालांकि उन्होंने अपने साथ होने वाले व्यवहार में कमी करने का अनुरोध किया, लेकिन ब्लैकी ने उन सभी को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि शीफैंग ने स्वयं ऐसा घोषित किया है और इसमें कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। बेबस होकर वे केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे और इस तरह जीरो विंग वर्कशॉप के आधिकारिक सदस्य बन गए। हालांकि वे अब संपन्न दिखते थे, लेकिन अपने दिल में वे अपनी क्षमताओं को भली भांति जानते थे। उनके लिए किसी कार्यशाला में आमंत्रित होना लगभग असंभव था। आधिकारिक सदस्य बनने की बात तो दूर, अगर वे बाहरी सदस्य भी बन पाते तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती। शीफैंग ने सबकी साजो सामान पर सरसरी नजर डाली। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वह साजो सामान की विशेषताओं का अंदाजा लगा सकता था। उसके दल के सदस्यों द्वारा पहने गए साजो सामान की बुनियादी विशेषताएं कई छोटे गिल्डों के कुलीन सदस्यों से कहीं बेहतर थीं। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। चलिए पहले गोदाम चलते हैं। सभी लोग असमंजस में थे। वे गोदाम में क्या करने वाले थे? हालांकि उन्होंने शीफैंग के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि केवल उसका अनुसरण किया। बैंक पहुंचकर शीफैंग ने अपने दल के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले सभी उपकरण निकाल लिए। उसने ये सभी उपकरण चांदनी वन में खोले गए खजाने के बक्सों से प्राप्त किए थे। प्रत्येक उपकरण में अत्यंत उत्कृष्ट गुण थे। जब सबने वो उपकरण देखे तो सब दंग रह गए। उन्होंने अथक परिश्रम से राक्षसों को मारा था और कई एलिट दुश्मनों को भी नष्ट किया था। फिर भी उनकी सारी मेहनत के बावजूद शीफैंग द्वारा अकेले हासिल किए गए उपकरणों का कोई मुकाबला नहीं था। बेशक उनकी गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। ये सभी लेवल 5 के कांस्य उपकरण थे, जो उनके द्वारा प्राप्त किए गए लेवल 2 या 3 के उपकरणों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। भाई फैंग, तुमने असल में कितने एलीट मॉन्स्टर्स को मारा? ब्लैकी का दिल सदमे से भर गया। हालांकि उसने शिष्टाचार नहीं दिखाया और अपने सारे उपकरण बदल दिए। ऐसा करने के बाद उसके पास जो उपकरण थे वे लेवल 5 ब्रॉन्ज सेट के उपकरणों से थोड़े ही कमजोर थे। लेकिन उसके हाथ में मौजूद लेवल 5 मिस्टीरियस आयरन स्टाफ ने इस कमी को आसानी से पूरा कर दिया। अन्य दल के सदस्यों ने भी अपने सारे उपकरण बदल दिए। उनकी बुनियादी क्षमताएं इस समय बड़े संघों के कुलीन सदस्यों की क्षमताओं से कहीं अधिक थीं। उनमें से हर एक ने अपनी बंदूकों के बदले तोपें उठा ली थीं। अगर उन्हें अभी 20 लोगों की किसी जेल में भी जाना पड़े तो भी वे पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। शीफैंग ने सभी के गुणों का एक बार निरीक्षण किया और संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। डार्क मून वैली, डार्क मून कब्रिस्तान। एक जर्जर गिरजाघर के चारों ओर अनगिनत कब्रें खड़ी थीं। रात के सन्नाटे में कब्रों से दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। इसी बीच कोबोल्ड हत्यारे टूटे फूटे गिरजाघर के आसपास के अंधेरे और छिपे हुए स्थानों में घूम रहे थे। ये स्थान डार्क मून वैली का सबसे प्रसिद्ध स्थान था। रेड लीफ टाउन के सबसे नजदीक होने और वहां सक्रिय होने वाला पहला 20 सदस्यीय टीम डंजन होने के कारण रेड लीफ टाउन में स्थित कई गिल्डों के लिए इसका बहुत महत्व था। पिछले 6 सदस्यीय पार्टी डंजन की तुलना में विभिन्न गिल्ड इस टीम डंजन पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि टीम डेंगॉन और पार्टी डेंगॉन अलग अलग थे। टीम डेंगॉन न केवल अधिक कठिन थे, बल्कि उनसे मिलने वाले उपकरण भी बेहतर थे। इसके अलावा किसी गिल्ड की ताकत का प्रमाण केवल टीम डेंगॉन को पार करके ही मिलता था। साथ ही प्रत्येक टीम डेंगॉन के टेलीपोर्टेशन गेट के पास एक विशाल ग्लोरी लिस्ट होती थी। उस पर डेंगॉन को सबसे पहले पार करने वाली टीम और खिलाड़ियों के नाम लिखे होते थे, ताकि बाद में आने वाले लोग उन्हें देखकर प्रभावित हो सकें। बेशक पहले क्लियर के अलावा डंजन को सबसे तेज क्लियर करने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाएगा, जिसका आरक्षित रिकॉर्ड 3 घंटे का होगा। जब तक कोई टीम रिकॉर्ड समय को पार कर लेती, उनका नाम दर्ज किया जाता। हालांकि ये रिकॉर्ड स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी होता। जैसे ही कोई दूसरी टीम इससे भी कम समय में रिकॉर्ड क्लियर कर लेती, वह मौजूदा रिकॉर्ड धारक की जगह ले लेती। फिलहाल डार्क मून ग्रेवयार्ड पूरी तरह से खिलाड़ियों से भरा हुआ था। रेड लीफ टाउन के विभिन्न बड़े गिल्डों के अलावा कई अस्थायी समूह भी इस टीम डंजन को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। वाह, टीम डंजन को सबसे पहले क्लियर करने की प्रतियोगिता से यही उम्मीद थी। इन लोगों का इक्विपमेंट तो वाकई शानदार है। हमारी अस्थायी टीम इनके सामने टिक ही नहीं पाएगी। ये तो स्वाभाविक ही है। जरा देखिए कि इन गिल्ड्स ने लेवल 3 से लेवल 4 तक के पार्टी डंगनों को कितनी बार पार किया है। यहां तक कि सबसे कमजोर गिल्ड की टीम के हर सदस्य के पास 7 से 8 कांस्य उपकरण होंगे। जरा मार्शल यूनियन को देखिए, उनके सभी सदस्य कांस्य उपकरण पहने हुए हैं। उनके नेता आयरन स्वॉर्डलान वुल्फ फैंग सेट के उपकरण पहने हुए हैं, जो केवल लेवल 4 के डंगनों ब्लैक वुल्फ्स डैन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
आयरन स्वॉर्ड लान के उपकरण कम रेटिंग वाले गिल्डों में काफी अच्छे माने जा सकते हैं। हालांकि जरा तीसरे दर्जे के गिल्ड हेवंस क्राउन्स को देखिए। उनकी कुलीन टीम के उपनेता पैसेंजर ऑफ विंड के पास जो उपकरण है वे स्पिरिट विंड सेट उपकरण हैं जो लेवल 4 एडवांस डंजन घोस्ट फोर्ट्रेस से प्राप्त किए गए हैं। अस्थायी टीमों के खिलाड़ी गिल्ड टीमों के साजो सामान को ईर्ष्या से देख रहे थे। वे उन वस्तुओं के बारे में ऐसे बात कर रहे थे मानो अपने परिवार की कीमती चीजों की गिनती कर रहे हों, और जितना वे बोलते उनके मुंह के कोनों से उतनी ही लार टपकती। केवल गिल्ड की कुलीन पार्टियां ही उन उच्च कठिनाई वाले पार्टी डंगनों को पार कर सकती थीं। उनके जैसे गैर संबद्ध व्यक्ति केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। जब सभी लोग इन कुलीन टीमों के साजो सामान को देखकर प्रशंसा से आहें भर रहे थे, तभी असैसिन्स एलायंस के स्टैबिंग हॉट ने खिलाड़ियों के एक समूह का नेतृत्व किया। समूह के सभी 20 खिलाड़ियों के साजो सामान में एकरूपता थी। सभी 20 खिलाड़ियों ने एक ही स्तर 4 के कांस्य रंग के साजो सामान पहन रखे थे। उनमें से स्टैबिंग हॉट की कमर पर लटकी 2 चांदी की कटारें असाधारण रूप से चमक रही थीं। अरे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? ये तो जेमिनी के कांटे हैं जो सिर्फ घोस्ट फोर्ट्रेस के हार्ड मोड के आखिरी बॉस से ही मिलते हैं। चाकू के दीवाने एक हत्यारे ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। अचानक अन्य गिल्डों के टीम लीडर और उच्च अधिकारी सभी तिरछी नजरों से स्टैबिंग हॉट की ओर देखने लगे। ये डिजाइन और रंग आधिकारिक घोषणा में प्रदर्शित जानकारी के बिल्कुल समान थे। एक घटिया गिल्ड से यही उम्मीद थी, हत्यारों के गठबंधन की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने घोस्ट फोर्ट्रेस के हार्ड मोड को बिना किसी को पता चले पार कर लिया। वहीं अभी तक हमने सिर्फ हार्ड मोड के पहले बॉस को ही मारा है, पैसेंजर ऑफ विंड ने अफसोस जताते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर उन्होंने हार्ड मोड पार कर लिया? हम अब से उसी शुरुआती बिंदु से शुरू करेंगे। टीम डंजन की कठिनाई की तुलना पार्टी डंजन से नहीं की जा सकती। इसे पार करना दिए गए आदेशों पर अधिक निर्भर करता है, आयरन स्वॉर्ड लान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए तिरस्कार से कहा। उसे विश्वास था कि उसकी तकनीकी स्टैबिंग हॉट से कमजोर नहीं थी। अगर ये फैंग ने उस पर हमला न किया होता और उसे एक लेवल का नुकसान न हुआ होता तो उसकी टीम घोस्ट फोर्ट्रेस का हार्ड मोड पार कर सकती थी। दिलचस्प। शैडो के नेता झांग लोवेई ने जब अन्य गिल्डों की चर्चा सुनी तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे बेहद अहंकारी थे, मानो इन खिलाड़ियों में से किसी को भी वे महत्व नहीं देते हों। वहां मौजूद विभिन्न गिल्ड एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं थे। आखिरकार गॉड्स डोमेन की शुरुआत अभी हाल ही में हुई थी। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। असैसिन्स एलायंस अपनी मजबूत शुरुआती नींव के कारण ही इतना शक्तिशाली था। हालांकि डार्क मून ग्रेवयार्ड के लिए पहला क्लियर केवल एक मजबूत नींव के भरोसे हासिल नहीं किया जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा असैसिन्स एलायंस को अन्य गिल्डों पर मामूली बढ़त ही मिल सकती थी। इस बार टीम डंजन को सबसे पहले जीतने वाले को रेड लीफ टाउन में सत्ता का फेरबदल माना जा रहा था। जो भी इसे सबसे पहले जीतता, रेड लीफ टाउन में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती और उसके गिल्ड का विकास होता। इससे नए खिलाड़ियों को अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए आकर्षित करने में भी काफी मदद मिलती। सभी ने समय देखा। डार्क मून ग्रेवयार्ड के खुलने में अभी भी 20 मिनट से अधिक का समय था। वे सभी एक तरफ खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। बहन स्नो, ये जगह तो सचमुच बहुत जीवंत है। जियाओ युए खिलखिलाते हुए बोली और अपने आसपास का जायजा लेते हुए जेंटल स्नो की कोमल बाह को खींचने लगी। जेंटल स्नो ने सिर हिलाया। उसने उदासीन चेहरे से चारों ओर देखा, उसका भाव बर्फ की तरह ठंडा था। उसने उपस्थित गिल्डों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह किसी खास व्यक्ति की तलाश कर रही थी। हालांकि जेंटल स्नो और उसके समूह ने डार्क मून कब्रिस्तान में पहुंचने पर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, फिर भी सभी की निगाहें अनजाने में उस समूह की ओर मुड़ गईं, जिसमें विभिन्न गिल्डों के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। उनके पास अब भी निम्न स्तर के गिल्डों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका था। हालांकि प्रथम स्तर के गिल्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए एक क्षणभंगुर सपना मात्र था। इसका मुख्य कारण ये था कि प्रथम स्तर के गिल्ड और निम्न स्तर के गिल्ड के बीच का अंतर बहुत अधिक था। गिल्डों में खिलाड़ियों की संख्या में ही अंतर नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों की गुणवत्ता और धनराशि में भी अंतर था। इस स्थान पर खड़े होकर ही जेंटल स्नो ने उपस्थित अनेक गिल्डों के उच्च अधिकारियों पर भारी दबाव बना दिया। इस दबाव का कारण उनके गिल्डों के बीच असमानता के अलावा व्यक्तिगत शक्ति में असमानता भी थी। जो भी वर्चुअल रियलिटी गेम खेलता था वह स्नो गॉडेस के बारे में अवश्य जानता होगा। हालांकि ये नाम जेंटल स्नो के अद्भुत रंग रूप की प्रशंसा में नहीं, बल्कि उनकी असाधारण शक्ति के लिए दिया गया था। स्नो गॉडेस से यही उम्मीद थी।
उनके शरीर पर जो उपकरण हैं, वे संभवतः खेल के इस चरण में खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सबसे बेहतरीन उपकरण हैं। स्टैबिंग हॉट ने मन ही मन जेंटल स्नो द्वारा पहने गए चांदी लाल युद्ध कवच की प्रशंसा की। ये फ्लेम लाइट सेट उपकरण था जो केवल लेवल 5 के एडवांस्ड डंजन लावा कैवन से ही प्राप्त किया जा सकता था। असैसिन्स एलायंस कभी भी इस डंजन को पार नहीं कर पाया। इसके अलावा ये फ्लेम लाइट सेट एक मिस्टीरियस आयरन सेट उपकरण था जो केवल डंजन के हार्ड मोड से ही प्राप्त होता था। सेट उपकरण अन्य सभी उपकरणों से कहीं बेहतर था और जेंटल स्नो के हाथों में मौजूद गहरे लाल रंग की ज्वाला आत्मा की विशाल तलवार तो लाजवाब थी। वह लेवल 5 की गुप्त चांदी की दोधारी तलवार थी। ये हथियार आसानी से उसके रहस्यमय लोहे के जेमिनी थॉर्न्स को मात दे सकता था। इस उपकरण समूह ने वहां मौजूद अन्य विशेषज्ञों पर जबरदस्त दबाव डाला। झाओ युएरू और शियाओ युए के रहस्यमयी लोहे के उपकरणों के अलावा जेंटल स्नो के समूह ने डार्क मून कब्रिस्तान में लगभग सभी को पछाड़ दिया था। अब ये विशेषज्ञ जेंटल स्नो के समूह का मुकाबला कैसे कर पाते? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? चारों ओर देखने के बाद जेंटल स्नो के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई क्योंकि उसे शी फैंग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हा, स्नो, उस आदमी को पता होगा कि वह खुद को शर्मिंदा कर लेगा, इसलिए आने की हिम्मत ही नहीं की। क्यों न हम कुछ और सदस्यों को बुला लें? झाओ युएरू ने अपनी आकर्षक जुड़वां चोटियों को फुलाते हुए खुशी से हंसते हुए कहा। जेंटल स्नो ने झाओ युएरू की बातों पर गौर किया। डार्क मून कब्रिस्तान के लिए पहला क्लियरेंस समारोह बेहद महत्वपूर्ण था। अगर शी फैंग सचमुच नहीं आ रहा है तो उसे पहले से ही कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे ही जेंटल स्नो अपने अधीनस्थों से संपर्क करने के लिए तैयार हुई, शी फैंग और उसके साथी दौड़ते हुए आ गए। माफ कीजिए, मैंने आप सबको इंतजार करवाया, शी फैंग ने सिर खुजाते हुए माफी मांगी। हालांकि वह जल्दी से पहुंचा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा रास्ते में उनकी मुलाकात एक लेवल 5 के बेहद दुर्लभ एलिट से हुई थी, इसलिए उनका कुछ समय बर्बाद हो गया था। एक दिन से कुछ अधिक समय तक मुलाकात न होने के बाद शी फैंग ने पाया कि जेंटल स्नो और उसके समूह के अन्य सदस्यों ने अपने उपकरण बदल लिए थे। उन सभी ने शानदार उपकरण पहन रखे थे। उन सभी द्वारा पहने गए लेवल 5 फ्लेम लाइट सेट उपकरण वर्तमान में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ टीम उपकरण थे। इस उपकरण के साथ जब तक टीम लीडर सही ढंग से निर्देश देता रहेगा, वे कालकोठरी से परिचित होने के बाद डार्क मून वैली के नॉर्मल मोड को निश्चित रूप से जीत लेंगे। डार्क मून कब्रिस्तान के बारे में, भले ही शी फैंग के पास अब सिल्वर मून सेट के सभी उपकरण मौजूद थे, फिर भी उसे कई चीजों की जरूरत थी। उदाहरण के लिए एडवांस्ड वेटस्टोन रेसिपी। ये वेटस्टोन का उन्नत संस्करण था। इस आइटम की रेसिपी केवल 3 डंगनों से ही प्राप्त की जा सकती थी। इसके अलावा केवल डंगनों के बॉस के पास ही इसे प्राप्त करने का मौका होता था। फिर भी तुम्हें आना याद रहा। बस बहुत हो गया। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो अपनी पार्टी छोड़ दें और हम समूह का पुनर्गठन करेंगे। झाओ युएरू मूल रूप से शी फैंग को ताना मारना चाहती थी, लेकिन जेंटल स्नो ने उसे एक कदम पहले ही रोक दिया। जेंटल स्नो पहले से ही थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन शी फैंग पर एक नज़र डालने के बाद उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि शी फैंग लेवल 6 पर पहुंच गया था। फिलहाल रेड लीफ टाउन के सभी लेवल 6 के खिलाड़ी शीर्ष स्तर के खिलाड़ी थे। पहले जब वह शी फैंग से मिली थी तब उसका स्तर कोई खास नहीं था। वह औसत से थोड़ा नीचे ही था। अब जब वह इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, तो ये साफ है कि शी फैंग की स्तर बढ़ाने की गति बहुत तेज है। ब्लैकी और शी फैंग के पीछे खड़े बाकी सभी लोग लेवल 5 पर थे। वे सभी कांसे के उपकरणों से लैस थे और अस्थायी टीमों के बीच ये स्तर काफी अच्छा माना जाता था। इसके बाद शी फैंग की पार्टी भंग हो गई और सभी सदस्य जेंटल स्नो की टीम में शामिल हो गए। आसपास के सभी गिल्ड और खिलाड़ियों ने शी फैंग को जेंटल स्नो की टीम में शामिल होते देखा। शी फैंग के साथियों के साजो सामान से यह स्पष्ट था कि शी फैंग और बाकी लोग ओरोबोरोस के सदस्य नहीं थे। फिर भी यह बेहद अजीब था कि वे जेंटल स्नो की टीम में शामिल होकर एक साथ कालकोठरी में प्रवेश कर पाए। शी फैंग की टीम द्वारा पहने गए उपकरण बहुत उच्च स्तर के नहीं लग रहे थे। उन्होंने केवल कुछ बिखरे हुए कांस्य उपकरण पहने हुए थे, जो किसी अस्थायी टीम के उपकरणों से बहुत अलग नहीं थे। टीम डंजन को पहली बार सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। क्या जेंटल स्नो को इसे आसानी से हासिल करने का इतना भरोसा था कि उसने इस तरह लोगों के एक समूह को आमंत्रित किया? केवल स्टैबिंग हॉट ही शी फैंग की ताकत को जानता था। अब जब दोनों शक्तिशाली योद्धा एक साथ आ गए थे, तो डार्क मून ग्रेवयार्ड को प्रथम स्थान दिलाने की प्रतियोगिता और भी कठिन हो गई थी। भाई झांग, यही वो बदमाश है जिसने हमारे आदमियों को फंसाया था, फ्लेमिंग टाइगर ने शी फैंग को देखकर घृणापूर्वक टिप्पणी की।
तो क्या वो वही है? झांग लुओवेई ने अपनी भौहें उठाईं। वह शी फैंग पर और भी ध्यान देने लगा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, चूंकि उसका हिम देवी से कुछ संबंध है, इसलिए भविष्य में उनसे कोई झगड़ा मत करना। मैं नहीं चाहता कि अभी हम किसी उच्च कोटि के गिल्ड के खिलाफ जाएं। फ्लेमिंग टाइगर के गिरोह का सफाया करने और हिम देवी से संबंध रखने के कारण ये व्यक्ति इतना सीधा सादा नहीं था। उसे अभी भी इस व्यक्ति की कुछ और जांच पड़ताल करनी थी। अगर यह व्यक्ति संयोगवश हिम देवी से जुड़ गया था तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, मैं समझ गया, भाई झांग। फ्लेमिंग टाइगर ने शी फैंग को घूरते हुए केवल दांत पीसते हुए जवाब दिया। हालांकि मार्शल यूनियन की तरफ स्थिति अलग थी। मार्शल यूनियन के हर सदस्य की यही इच्छा थी कि काश वे शी फैंग से तुरंत छुटकारा पा सकें। आयरन स्वॉर्ड लान के लिए तो ये बात और भी सच थी। पहले उसने यह अफवाह फैलाई थी कि वह शी फैंग को मारकर उसे शून्य स्तर पर पहुंचा देगा। अब जब उसने देखा कि शी फैंग पहले ही छठे स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि आयरन स्वॉर्ड लान से एक स्तर ऊपर है, तो उसे बेहद अपमान महसूस हुआ। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये हत्यारों का समूह क्या कर रहा है? इन्होंने तो उसे अपना लाल नाम मिटाने और यहां तक कि छठे स्तर तक पहुंचने की भी अनुमति दे दी। शे फैंग को इस जगह पर सुरक्षित खड़ा देखकर आयरन स्वॉर्ड लान के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुरंत हत्यारों के दल से संपर्क करो। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? होटल के सामने पहरा दे रहे हत्यारों में से एक ने पूछा, बॉस क्या हालचाल है? क्या बात है? ये शब्द सुनकर आयरन स्वॉर्ड लान गुस्से से लगभग दम घुटने लगा। वह दहाड़ा, मैंने तुम सबको ये फैंग पर ध्यान देने को कहा था, फिर भी तुम सब क्या कर रहे हो? बॉस, हम लगातार उस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ये फैंग ने होटल से बाहर कदम नहीं रखा है। मुझे लगता है कि वह डरा हुआ होगा, हत्यारे ने हैरानी से कहा। तुम लगातार उस पर नजर रख रहे हो, तो मुझे बताओ, ये कौन है जिस पर मैं नजर रख रहा हूं? आयरन स्वॉर्ड लान ने स्क्रीनशॉट भेजते हुए ठंडे लहजे में पूछा। असंभव, हम लगातार ये फैंग पर नजर रख रहे थे और वह कभी बाहर नहीं आया। हत्यारा तुरंत अचंभित होकर स्क्रीनशॉट देखने लगा। तुम निकम्मे हो, एक आदमी की भी रखवाली नहीं कर सकते। मार्शल यूनियन से तुरंत निकल जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। आयरन स्वॉर्ड लान के दिमाग में भयंकर क्रोध उमड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शी फैंग को घूरते हुए अपने अधीनस्थ से कहा, कुछ आदमियों को बुलाओ, जितने हो सके। कालकोठरी का काम खत्म होते ही मैं उसे तुरंत मारना चाहता हूं। बॉस आयरन स्वॉर्ड, यह अच्छा कदम नहीं होगा, है ना? आप चाहे जैसे भी कहें, उसका हिम देवी से अभी भी कुछ न कुछ संबंध है। अगर हम ओरोबोरोस के साथ संबंध खराब करते हैं तो ये हमारे गिल्ड के विकास के लिए हानिकारक होगा, एक डेर्यूड ने कहा। सड़कों पर हम अपनी प्रतिष्ठा के सहारे जीते हैं। अब जब किसी ने हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है तो फिर बाकी सब बातों की परवाह कौन करता है? आयरन स्वॉर्ड लान ने तिरस्कार से कहा, तो क्या हुआ अगर वो हिम देवी है? वो अभी तक इस बाप से मिली भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसी बेवकूफ औरत मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। अगर उसे तमीज आती है तो मैं उसे भी सबक सिखा सकता हूं। अगर नहीं तो मैं उसे भी मार गिराऊंगा और उसका भी लेवल 0 कर दूंगा। बॉस सही कह रहे हैं। भगवान के क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। उन वर्षों में जब हमने मार्शल वर्ल्ड पर विजय प्राप्त की थी तब ये कितना प्रतिष्ठित था। अब हम भगवान के क्षेत्र में भी पहले की तरह विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें किस बात का डर है? आयरन स्वॉर्ड लान का लगातार अनुसरण करने वाले सभी खिलाड़ियों ने अपनी सहमति व्यक्त की और उन सभी के शरीर से एक पागल कुत्ते की आभा निकल रही थी। उनके अनुसार वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते समय बहुत आक्रामक होना पड़ता था। वुक्सिया गेम की तुलना में गॉड्स डोमेन में खिलाड़ियों की संख्या कहीं अधिक थी। इसके अलावा उन्हें हर दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हर छोटी मोटी बात की चिंता करने का क्या फायदा? क्या इन श्रेष्ठ गिल्डों को हराकर सब कुछ हल नहीं हो जाएगा? उन्होंने अपने पिछले वुक्सिया गेम में सफलता पाने के लिए सिर्फ अपनी आक्रामकता पर ही भरोसा किया था और गॉड्स डोमेन में भी यही बात लागू होगी। प्रचारित सामग्री। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? मो 835 209 278 द वैम्पायर डायरीज के 9 ऐसे दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। मो 225 56 75 मुआय थाई की 10 महिला फाइटर्स जो शक्ति और सुंदरता को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। मो 659 165 220 केवल वही डेर्यूड जो हाल ही में शामिल हुआ था असहाय होकर अपना सिर हिलाया।
ये लोग तो बिल्कुल पागल थे। शी फैंग ने मार्शल यूनियन की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल जेंटल स्नो के साथ सहयोग के विषय पर चर्चा कर रहा था। कालकोठरी से मिलने वाली वस्तुओं को कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार वितरित किया जाएगा। यदि दोनों पक्षों को एक ही उपकरण की आवश्यकता है तो हम इसके लिए रोल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उपकरणों के वितरण में हमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं लाइफस्टाइल जॉब्स के लिए व्यंजनों और सामग्रियों को प्राथमिकता देना चाहता हूं। शी फैंग का यहां आने का उद्देश्य एडवांस्ड वेटस्टोन रेसिपी प्राप्त करना था, जबकि उपकरण उसके लिए वास्तव में मायने नहीं रखते थे। तुम यह मत भूलो कि कालकोठरी से तुम्हें पार कराने वाले हम ही हैं। और क्या तुम्हें पता है कि जीवन शैली से जुड़ी नौकरियों के नुस्खे कितने कीमती हैं? शी फैंग की बातें सुनकर झाओ युएरू गुस्से में पैर पटकते हुए एक भयंकर बाघिन की तरह दहाड़ उठी। जेंटल स्नो की टीम के अन्य सदस्य भी नाराज थे। शी फैंग और उसके साथी तो बस कुछ बेपरवाह खिलाड़ी थे। एक रोलिंग द्वारा उपकरण बांटने के बावजूद वे पहले से ही बेहद उदार थे। इसके बावजूद शी फैंग उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। भाई फैंग, आपकी यह मांग कुछ ज्यादा ही है। वैसे भी हमारे उपकरण उनके उपकरणों से थोड़े कमजोर हैं और कालकोठरी को पार करना भी हमारे लिए एक चुनौती होगी। तो क्यों न आप अपनी मांगें बदल लें? ब्लैकी ने सलाह दी। हालांकि उनके उपकरण बहुत अच्छे थे, लेकिन इन लोगों के सेट उपकरणों की तुलना में वे स्पष्ट रूप से एक कदम पीछे थे। उपकरणों के लिए रोल कर पाना ही एक अच्छी बात थी। लाइफस्टाइल जॉब्स के लिए व्यंजनों पर प्रतिस्पर्धा करना, ऐसी मांग को कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो उनके शामिल हुए बिना भी जेंटल स्नो की टीम इसी तरह डार्क मून ग्रेवयार्ड को साफ कर सकती थी। शी फैंग ने सिर हिलाया। अगर कोई और रेसिपी होती तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एडवांस्ड वेटस्टोन रेसिपी के बारे में वह एक भी कदम बताने को तैयार नहीं था। दूसरों के संदेह से बचने के लिए वह कोई भी खास जानकारी भी नहीं दे सकता था। आखिर किसी टीम डंजन को जीतने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उसके ड्रॉप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। 20 खिलाड़ियों वाले डंगनों का स्वरूप हर 3 दिन में एक बार ही बदलता था। आसपास केवल उतने ही टीम डंगनों का अस्तित्व था और उनमें से हर एक बेहद कीमती था। शी फैंग को एडवांस्ड वेटस्टोन रेसिपी जितनी जल्दी मिल जाती, उसे बाकी खिलाड़ियों पर उतना ही फायदा होता। उनकी वर्कशॉप, जो हमेशा जोखिम भरे हालातों में जी रही थी, के लिए हार न मानने के और भी मजबूत कारण थे। बर्फीले भावों वाली जेंटल स्नो ने भी इस बार अपना मुंह खोला और कहा, लाइफस्टाइल जॉब्स के लिए रेसिपी हमारे गिल्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हो सकती। टेल नोट्स 1 जंगली खिलाड़ी, वे खिलाड़ी जो किसी भी गिल्ड से संबद्ध नहीं हैं। पिछले अध्याय से मुझे सच में यही लगा था कि ये सेट इक्विपमेंट सिर्फ जेंटल स्नो के पास ही है। जहां तक टीम इक्विपमेंट की बात है, लेखक ने यही लिखा है, लेकिन मैं इसे कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखूंगा। देर सवेर वो गिल्ड इक्विपमेंट या पार्टी इक्विपमेंट जैसी कोई चीज जरूर लाएगा। जेंटल स्नो के एक ही वाक्य ने अंतिम फैसला तय कर दिया, जिससे किसी को भी इसे अस्वीकार करने की अनुमति नहीं मिली। ब्लैक फ्लेम के साथ काम करने के बाद जेंटल स्नो ने लाइफस्टाइल जॉब्स के महत्व को समझा। हालांकि अभी गॉड्स डोमेन में उनका प्रभाव कम है, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए कालकोठरी से मिलने वाली एक भी रेसिपी को वह नजरअंदाज नहीं करती थी। जेंटल स्नो की स्वीकृति मिलने पर ओरोबोरोस के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ गया। उनमें से हर कोई मूर्ख दिखने वाले शी फैंग की ओर देखने लगा। अब जब हमारे नेता ने मना कर दिया है, तो देखते हैं तुम कैसे अकड़ दिखाते रहोगे। अगर तुम में क्षमता है तो डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करने के लिए अपनी खुद की टीम बना लो। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। शी फैंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि जेंटल स्नो इतनी दृढ़ निश्चयी होगी। वह सोच रहा था कि जेंटल स्नो के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसमें इतना गुस्सा आ गया। जब वे पहली बार मिले थे तब से वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उस समय तो बातचीत की गुंजाइश थी। हालांकि शी फैंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेंटल स्नो को सक्रिय करने वाला व्यक्ति स्वयं वह खुद ही था। तो कैसा रहेगा अगर हम लाइफस्टाइल रेसिपीज के लिए एक पार्टी ऑक्शन आयोजित करें? शी फैंग ने कहा। कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण वह पीछे हटने और कुछ समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शी फैंग की बात सुनकर झाओ युएरू ने अपने नाजुक होठों को ढंक लिया और हल्की सी मुस्कान दिखाई। ये फैंग, सपने देखना बंद करो। टीम डेंगॉन हर 3 दिन में एक बार रीसेट होते हैं। वहां से मिलने वाली रेसिपी गिल्ड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम उन्हें पार्टी के सदस्यों के बीच नीलाम कैसे कर सकते हैं?
अगर तुम ऐसा करने पर अड़े हो तो हम अपने कुछ और कुलीन सदस्यों को बुला लेंगे। इस तरह डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करने वाले सभी हमारे सदस्य होंगे और हमें तुम्हारे साथ कुछ भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। झाओ युएरू का लहजा कठोर हो गया। झाओ युएरू ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी, अगर आप यहीं रुकने वाले हैं तो व्यंजनों के बारे में भूल जाइए, अन्यथा अपना सामान पैक करके चले जाइए। हम आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। इस बीच जेंटल स्नो ने झाओ युएरू को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह भी झाओ युएरू के दृष्टिकोण से सहमत थी। सुश्री झाओ, कृपया क्रोधित न हो। भाई फैंग नहीं जानते कि ये व्यंजन विधियां आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ब्लैकी अब इस दृश्य को और नहीं देख सकता था। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अंततः अलगाव ही होगा। उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद हिम देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, इसलिए वे अपने कार्यशाला को आगे बढ़ाने के इस अवसर को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। ब्लैकी लगातार शी फैंग को जल्दबाजी न करने और इस अवसर का सही ढंग से लाभ उठाने का संकेत दे रहा था। शी फैंग को जेंटल स्नो का दृढ़ निश्चय महसूस हो रहा था। इस रवैये से उसे सिरदर्द हो रहा था। हालांकि उसके लिए डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करने के लिए दूसरी टीम ढूंढना आसान नहीं था। आखिर यह एक टीम डंजन था। इसे सफलतापूर्वक पार करने के लिए उच्च स्तर के उपकरण, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता थी। इसके अलावा अचानक भर्ती किए गए खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं हो सकते थे। वे टीम पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते थे। ठीक है, तो चलिए आपकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। इस समय जेंटल स्नो के साथ गतिरोध में पड़ना उसके लिए बुद्धिमानी नहीं थी। शी फैंग के पास इस अवसर को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास एकमात्र विकल्प यही था कि कालकोठरी समाप्त करने के बाद वह नए, भरोसेमंद सदस्यों की तलाश करे। फिर वह उन्हें अन्य टीम कालकोठरियों में ले जाएगा। शी फैंग को सहमत देखकर ब्लैकी ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर झाओ युएरू थोड़ा नाराज थी। उसे मन ही मन इस बात का अफसोस था कि वह शी फैंग को भगा नहीं पाए। जेंटल स्नो ने झाओ युएरू की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया। कालकोठरी के खुलने का समय आ चुका था। गिल्ड की बाकी टीमें एक एक करके कालकोठरी में प्रवेश कर रही थीं। इसलिए जेंटल स्नो ने टीम चैट में कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले जेंटल स्नो ने कालकोठरी की कठिनाई का स्तर सामान्य पर सेट कर दिया था। इस तरह टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश करने के बाद सभी को डार्क मून ग्रेवयार्ड के सामान्य मोड में भेज दिया जाएगा। टीम डेंगॉन पार्टी डेंगॉन के समान थे, जिनमें 3 अलग अलग कठिनाई स्तर थे, नॉर्मल, हार्ड और हेल। हालांकि जो गिल्ड डेंगॉन से परिचित नहीं थे, वे आमतौर पर डेंगॉन के नॉर्मल मोड से जानकारी प्राप्त करके और उसे समझकर शुरुआत करते थे। फिर वे प्राप्त जानकारी का उपयोग हार्ड मोड और हेल मोड के लिए तैयारी करने में करते थे। इस समय हर गिल्ड डार्क मून ग्रेवयार्ड को सबसे पहले क्लियर करने के लिए होल्ड कर रही थी। वे इस मौके का इस्तेमाल रेड लीफ टाउन के खिलाड़ियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करना चाहते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शुरुआत में ही अधिक कठिन चुनौती नहीं चुनते। टीम के सभी सदस्य एक एक करके टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश कर गए। डार्क मून ग्रेवयार्ड में प्रवेश करते ही वे सभी सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गए। टीम डेंगॉन पार्टी डेंगॉन से बिल्कुल अलग थे। टीम डेंगॉन का नक्शा बहुत विशाल होता था। ये लगभग एक छोटे कस्बे जितने बड़े होते थे और कुछ तो लाखों की आबादी वाले शहर जितने बड़े होते थे। रेड लीफ टाउन के पास उपलब्ध पहला टीम डंजन डार्क मून ग्रेवयार्ड था, इसलिए डंजन का नक्शा अपेक्षाकृत छोटा था। अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स की टीम डंगनों के विपरीत गॉड्स डोमेन में किसी भी टीम डंगनों में प्रवेश करने का मुख्य लक्ष्य निकास द्वार खोजना था। जैसे ही खिलाड़ी निकास द्वार खोजकर डंगनों से बाहर निकल जाते, वे डंगनों को पार कर लेते थे। डंगनों से बाहर निकलने के बाद उन्हें संबंधित डंगनों के पुरस्कार भी मिलते थे। डार्क मून ग्रेवयार्ड इसी वजह से अलग था। ये देखते हुए कि गॉड्स डोमेन के खिलाड़ी पहली बार टीम डंगनों के संपर्क में आए थे, डार्क मून ग्रेवयार्ड की कठिनाई अन्य टीम डंगनों की तुलना में कम थी। खिलाड़ियों को डंगनों के अंदर केवल एक महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना था, जीवित बचना। जब तक वे जीवित रह सकते हैं और निकास द्वार से बाहर निकल सकते हैं, तब तक वे कालकोठरी को साफ कर देंगे। जैसे ही सभी लोग डार्क मून कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अचानक एक ठंडी हवा ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। यहाँ शाम ढल चुकी थी और आसमान में लाल चांद चमक रहा था। बंजर जमीन पर कब्रें बिखरी पड़ी थीं और विशालकाय पत्थरों ने मिलकर एक विशाल भूल-भुलैया बना दी थी। उस जगह पर एक अजीब सा माहौल छाया हुआ था, साथ ही अनगिनत व्यथाओं की आवाजें गूंज रही थीं।
मैं पहले हम सबकी जिम्मेदारियां बांट दूंगी, इसलिए जब समय आएगा तो बस ये सुनिश्चित कर लेना कि तुम अपना अपना काम ठीक से करो। जेंटल स्नो उस अजीब माहौल से जरा भी हैरान नहीं हुई, बल्कि उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और एक उत्साहित मुस्कान बन गई। हालांकि इसमें कुछ मिनट बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने टीम के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारियों को ठीक से निर्धारित कर लिया। इस तरह जब भी कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती तो हर कोई जल्द से जल्द प्रतिक्रिया दे सकता था। टीम में कुल 4 चिकित्सक थे, जिनमें से 2 पादरी, एक भविष्यवक्ता और एक दर्युद थे। टीम में 2 एमटी थे, उनमें से एक शील्ड वॉरियर था, दूसरा गार्जियन नाइट था। इसी बीच शी फैंग को डैगर पार्टी में शामिल किया गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य मोर्चे पर लड़ना था। वहीं लोनली स्नो को प्रोटेक्शन पार्टी में रखा गया। उनका मुख्य उद्देश्य टीम की जीवन रेखा यानी हीलर्स की रक्षा करना था। ठीक है, स्काउट दल, रास्ता खोजो। हम धीरे धीरे पीछे पीछे चले गए। जब जेंटल स्नो दल की संरचना से संतुष्ट हो गई तो उसने 2 हत्यारों को आगे जाकर जासूसी करने का आदेश दिया। बंजर भूमि की भूलभुलैया में प्रवेश करने के बाद दोनों हत्यारों ने तुरंत वहां की स्थिति की सूचना दी। जेंटल स्नो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे उसकी टीम को सर्वोत्तम संभव मार्ग की ओर बढ़ने और कोबोल्ड हत्यारों और कोबोल्ड योद्धाओं द्वारा बिछाए गए जालों से आसानी से बचने में मदद मिली। कोबोल्ड हत्यारा सामान्य रैंक स्तर 5 HP 1600/1600। कोबोल्ड योद्धा कुलीन श्रेणी स्तर 5 HP 3500/3500। अगर वे यहाँ जाल में फंस गए तो उन्हें 30 से अधिक कोबोल्ड हत्यारों और 7 या 8 कुलीन कोबोल्ड योद्धाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में टीम को निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा। जेंटल स्नो के त्वरित निर्णयों की बदौलत टीम भूल भुलैया के निकास द्वार के और करीब पहुंचती चली गई। रास्ते में उन्हें बस कुछ ही कोबोल्ड्स को मारना था। जेंटल स्नो के नेतृत्व को देखकर शी फैंग भी थोड़ा हैरान था। ऐसा लग रहा था मानो डार्क मून ग्रेवयार्ड के सारे मामले उसी के हाथ में हो। झाओ युएरू शी फैंग के पास जाकर गर्व से बोली, क्या सोचते हो? अब देखो तुम दोनों की ताकतें कितनी अलग अलग हैं, है ना? शी फैंग चुप रहा। उसने झाओ युएरू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका हाथ केवल उसकी कमर पर लटकी हुई कीमती तलवार पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा था। हम्फ, अब तो तुम चुप हो गए हो। झाओ युएरू को लगा कि शी फैंग मौन सहमति जता रहा है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि झाओ युएरू के खुद पर गर्व महसूस करने के कुछ ही समय बाद टीम की चैट में 2 दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। स्काउट पार्टी, क्या हुआ? जेंटल स्नो ने जल्दी से पूछा। सिस्टम, खिलाड़ी व्हाइट क्राई की मृत्यु हो गई है। सिस्टम, खिलाड़ी विंड शैडो की मृत्यु हो गई है। क्या हुआ? जब झाओ युएरू ने देखा कि मरने वाले दोनों खिलाड़ी स्काउट पार्टी के थे तो उसका दिल सवालों से भर गया। हालांकि झाओ युएरू को किसी ने जवाब नहीं दिया। गॉड्स डोमेन की सेटिंग के कारण खिलाड़ी मृत्यु के बाद संचार शुरू करने में असमर्थ थे। सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। वे अपने आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रखने लगे। दोनों खिलाड़ियों की रहस्यमय मौतों ने ओरोबोरोस के सदस्यों को एक बात का खुलासा किया। दोनों ही खिलाड़ियों की तकनीक बेहद कुशल थी, वरना वे ओरोबोरोस के कुलीन सदस्य न बन पाते। उनकी अचानक मौत और किसी भी तरह की जानकारी का अभाव केवल एक ही बात का संकेत देता है कि यह जगह बेहद खतरनाक हो गई थी। सब लोग अपने आसपास ध्यान दें। हीलर, बीच में खड़े हो जाओ। प्रोटेक्शन पार्टी, हीलरों की रक्षा करो। एमटी, किसी भी समय अपनी जीवन रक्षक क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए तैयार रहो। डैगर पार्टी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जेंटल स्नो इस स्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने तुरंत आदेश दिए और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रही। अहंकार विपत्ति को आमंत्रित करता है, विनम्रता लाभ प्रदान करती है। ये वाक्य संयोगवश ओरोबोरोस के सदस्यों पर लागू होता था। ये बात विशेष रूप से अभिमानी झाओ युएरू के लिए सच थी। जब कोई आत्मसंतुष्ट हो जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होना तय है। लेकिन इस बार समस्याएं कुछ ज्यादा ही तेजी से आ गईं। झाओ युएरू, जो अब भी शांत थी, अचानक अपने क्रिस्टल स्टाफ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब वह हंसमुख या मजाकिया नहीं लग रही थी, उनका चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने अपने आसपास की हर छोटी से छोटी बात का अवलोकन किया, जिससे एक कुशल विशेषज्ञ होने का निर्विवाद प्रमाण मिला। ओरोबोरोस के अन्य सदस्य भी अब लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्हें अपने उपकरणों पर पूरा भरोसा था, यहां तक कि उन्हें डार्क मून ग्रेवयार्ड को पार करने का भी विश्वास था। लेकिन दोनों खिलाड़ियों की तुरंत मौत के बाद उनका यह आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। वे सतर्क और भयभीत हो गए। शी फैंग के दल की बात करें तो वे और भी घबराए हुए थे। मन ही मन वे खुद को नौसिखिया ही समझ रहे थे।
वहीं उनके सामने मौजूद ओरोबोरोस के कुलीन सदस्य तो विशेषज्ञ थे। उनकी तकनीकें उनसे कहीं बेहतर थीं। हालांकि उच्च श्रेणी के सेट उपकरण पहनने वाले ऐसे विशेषज्ञों की भी अकल्पनीय मृत्यु हुई। ये डार्क मून कब्रिस्तान बेहद भयावह था। सभी को इतनी घबराहट में देखकर शी फैंग बिल्कुल शांत रहा। असल में क्या हुआ था यह उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, या यूं कहें कि उसने बहुत पहले ही ऐसी स्थिति का अनुमान लगा लिया था। डार्क मून ग्रेवयार्ड का कठिनाई स्तर कम होने के कारण उपकरण और कुछ विशेषज्ञों की मदद से इसे आसानी से पार किया जा सकता था। हालांकि शी फैंग के पिछले जीवन में अनगिनत गिल्ड बार बार इस कालकोठरी में हारते रहे, यहां तक कि किसी की मां को भी कोसने की नौबत आ गई थी। जेंटल स्नो की टीम की ताकत के आधार पर वे 1 दर्जन से अधिक बार पूरी तरह हारने के बाद भी इस कालकोठरी को पार कर सकते थे। लेकिन इस तरह के प्रयास की कीमत बहुत भारी थी। कुछ आ रहा है, एम्प्टी, ध्यान दो, शी फैंग ने चेतावनी दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर पास आती धुंध की ओर देखा। अचानक सब लोग तनावग्रस्त हो गए और उधर देखने लगे। यह क्या है? शील्ड वॉरियर ने कोहरे के भीतर एक धुंधली आकृति देखी। वह आकृति घने कोहरे में छिपी हुई थी, जिससे किसी को भी उसे साफ देखने का मौका नहीं मिल रहा था। टीम को बस इतना पता था कि वह चीज धीरे धीरे, कदम दर कदम, घोंघे की तरह रेंगती हुई करीब आ रही थी। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती गई, दर्द भरी चीखें तेज होती गईं, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसी समय जब वह आकृति कोहरे से बाहर निकलने ही वाली थी। एम्प्टी, अपनी जीवनरक्षक क्षमताओं को सक्रिय करो, शी फैंग चिल्लाया। हालांकि शील्ड वॉरियर ने शी फैंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा से मन ही मन शी फैंग को नीचा समझता था। पिछली बार जब वे मिले थे, शी फैंग महज एक नौसिखिया था जिसे किस्मत से सफलता मिल गई थी। शी फैंग ने अपने नेता का ध्यान केवल इसलिए आकर्षित किया था क्योंकि उसने पहले से ही ईश्वर के क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हो लिया था। हालांकि शी फैंग अब 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन इतनी जल्दी स्तर बढ़ाने के लिए वह निश्चित रूप से मिशनों और राक्षसों से अपनी जान पहचान पर निर्भर था। उसके पास वास्तव में कोई ताकत नहीं थी। भले ही शी फैंग का कौशल अच्छा था, लेकिन ओरोबोरोस ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स से 5000 से अधिक विशेषज्ञों को भर्ती किया था। शी फैंग जैसे लोगों की उन्हें कोई कमी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, ओरोबोरोस में शी फैंग से कहीं बेहतर खिलाड़ी मौजूद थे। हालांकि शील्ड वॉरियर ने शी फैंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गार्जियन नाइट कोला को शी फैंग पर हमेशा से भरोसा था। उसने सबसे पहले अपने ऊपर प्रोटेक्शन ब्लेसिंग को सक्रिय कर लिया था। जैसे ही कोहरे के भीतर की आकृति खुद को प्रकट करने वाली थी, कोहरे से प्रकाश की 2 काली किरणें निकलीं और पलक झपकते ही अग्रिम मोर्चे पर मौजूद एम्प्टी सैनिकों तक पहुंच गईं। प्रकाश की ये 2 किरणें गोलियों की तरह तेज थीं। भारी भरकम एम्प्टी के पास इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय जेंटल स्नो ने केवल इतना चिल्लाया, एम्प्टी, अपनी जीवन रक्षक क्षमताओं का उपयोग करो। दुर्भाग्यवश जेंटल स्नो अभी भी एक कदम पीछे थी। काली किरणों में से एक किरण तुरंत ही शील्ड वॉरियर के शरीर में जा घुसी, जिससे उसके सिर के ऊपर -1600 का नुकसान दिखाई दिया। उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। शील्ड वॉरियर की निगाहें उसकी छाती पर टिकी हुई थीं, जहां से काली किरण गुजरी थी, और वह अनिच्छा से आगे बढ़ रहा था। इस बीच प्रोटेक्शन ब्लेसिंग को सक्रिय करने के बाद कोला को होने वाला नुकसान 50% कम हो गया। शी फैंग से प्राप्त सीक्रेट सिल्वर रैंक की स्काई आर्मर के अतिरिक्त कोला को केवल -500 से थोड़ा अधिक नुकसान हुआ, जिससे उसकी एचपी का आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा कम हो गया। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। ब्रॉन्ज सेट इक्विपमेंट पहने एक लेवल 5 एम्प्टी की अचानक ही मौत हो गई। इसी बीच धुंध से और भी आकृतियां उभरने लगीं। जब जेंटल स्नो को पहले की भयानक काली किरणें याद आईं, तो उसने तुरंत आदेश दिया, चिकित्सकों, उपचार करो। सभी पीछे हट जाओ। गार्जियन नाइट, बाकी सभी के पीछे हटने में सुरक्षा प्रदान करो। जिनके पास भी रक्षा कौशल है, वे सतर्क रहें और गार्जियन नाइट की रक्षा करें। जेंटल स्नो के आदेश सुनकर कोला थोड़ा झिझका। उसने शी फैंग की ओर मुड़कर देखा और शी फैंग के आदेश का इंतजार करने का इरादा किया। तो फिर पीछे हट जाओ। अपनी स्थिति पर ध्यान दो और पीछे वालों के साथ सीधी रेखा बनाए रखो, शी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शी फैंग के आदेश मिलते ही कोला ने तुरंत कार्रवाई की। ऐसा दृश्य देखकर जेंटल स्नो के मन में थोड़ी बेचैनी हुई। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया। दूसरी ओर झाओ युएरू इतनी इच्छुक नहीं थी। तुम जैसे नौसिखिए स्नो के आदेशों को सुनने के बजाय तुमने उस बदतमीज कुत्ते की बात सुनी। क्या वह ये कहना चाह रहा था कि स्नो देवी की शक्ति और आदेश शी फैंग जितने भरोसेमंद नहीं है?
हालांकि जैसे ही झाओ युएरू अपना मुंह खोलने ही वाली थी, उसने तुरंत उसे बंद कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोला पीछे हटते समय अपने शील्ड का इस्तेमाल करके दूसरे खिलाड़ियों की ओर आ रही काली किरणों को रोकने में सक्षम था। वह पीछे हटते हुए भी काली किरणों के हमलों से बच निकलने में कामयाब रहा। एक नए खिलाड़ी के लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। उसके कौशल तो उनके शील्ड वॉरियर्स से भी कुछ कम नहीं थे। 4 उपचारकों द्वारा उपचार किए जाने के कारण कोला अपनी एचपी को सुरक्षा सीमा से ऊपर बनाए रखने में सक्षम था। कभी कभार जब स्थिति गंभीर हो जाती थी तो शी फैंग पैरी का उपयोग करके कोला को काली किरणों को रोकने में मदद करता था, जिससे कोला की जान बच जाती थी। ऐसे दृश्यों के कारण ओरोबोरोस के सदस्य, जो पहले शी फैंग से असंतुष्ट थे, का रवैया बदल गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वे ऐसे कार्य करने में सक्षम थे। इसके अलावा शी फैंग ने अब तक कई बार कोला को बचाया था, जिससे ये साबित हो गया कि यह महज एक संयोग नहीं बल्कि कौशल था। जब तक कोला की मृत्यु नहीं हो जाती, टीम के बाकी सदस्य सुरक्षित रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि शी फैंग पूरी टीम की जान बचाए हुए था। लगता है कि मैं अब भी उसे कम आंक रही थी। जेंटल स्नो का नजरिया अब शी फैंग के प्रति बदल गया था। हालांकि उसने भी कोला को कुछ हमलों से बचाने में मदद की थी, लेकिन उसके काम शी फैंग की तरह सहज और सहज नहीं थे। शी फैंग हमलों को रोकने में सक्षम था और साथ ही कोला की गतिविधियों में बाधा भी नहीं डालता था। जब सभी लोग कुछ दूरी तक पीछे हट गए तो अंततः वे कोहरे के भीतर मौजूद आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख पाए। उनका शरीर विशालकाय था, 2 आदमियों के बराबर ऊंचाई का। उनकी दोनों भुजाओं में काले धातु के पंजे लगे हुए थे। जब वे हमला करते थे तो उनके पंजे तलवारों की तरह तेजी से निकलते और पलक झपकते ही म्यान में चले जाते थे। कोबोल्ड ज़ोंबी विशेष एलीट स्तर 6 HP 5000/5000। एक अकेला कोबोल्ड ज़ोंबी उनके लिए सिरदर्द था, लेकिन कोहरे से कुल 6 कोबोल्ड ज़ोंबी प्रकट हुए। इतनी बड़ी संख्या उनके लिए जानलेवा साबित हुई। स्थिति और भी बदतर हो गई जब उनके पीछे हटने के रास्ते में कोबोल्ड योद्धाओं का एक समूह भी आ खड़ा हुआ। अंततः सभी को टीम डंजन की कठिनाई समझ में आ गई। इसकी कठिनाई व्यावहारिक रूप से पार्टी डंजन की तुलना में 10 गुना से भी अधिक थी। हमारा खेल खत्म हो गया। एलीट और स्पेशल एलीट की संख्या देखकर झाओ युएरू के दिल में निराशा छा गई। हम इतने सारे एलीट और स्पेशल एलीट से कैसे लड़ेंगे? ऊपर से उनके पास दूर से और पास से हमला करने की दोनों ही क्षमताएं हैं, जिनका वे आपस में सहयोग करते हैं। टीम के अन्य सदस्य भी झाओ युएरू की राय से सहमत थे। क्या हमारे लिए यहां से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है? जेंटल स्नो ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह कालकोठरी को ऐसे ही छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी क्षण शी फैंग ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर हम इलाके का सही ढंग से उपयोग करें और एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग करें तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। शी फैंग की बात सुनकर ओरोबोरोस के सदस्यों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। वह जेंटल स्नो के आदेशों को मानने में असमर्थता का पूरी तरह से उपहास कर रहा था। कहना आसान है, करना मुश्किल। इतने सारे एलीट और स्पेशल एलीट से कैसे निपटा जाए, ये कौन जानेगा। अगर तुम कर सकते हो तो करो, झाओ युएरू ने शी फैंग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा।